बिल्कुल तैयार है टीम हमारी और एकदम इस बार कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है। और हर्षिता वीरू मैं ये कहूँगा कि इस बार बस एक दिक्कत है, जब इंग्लैंड के साथ मैच होता है तो वो हम लगान वाली फ़ोटो लगा लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है कोई ना कोई मीम आ जाता है, पाकिस्तान के साथ होता है तो कोई ना कोई मीम आ जाता है। इस बार साउथ अफ्रीका के साथ है तो वो एक मीम चल रहा है कि इनका भी कोई हिसाब बाकी है क्या। तो वो किसने लिखा, गांधी जी को ट्रेन से उतारा था इन्होंने, तो वो बस वो बात चल रही है इस समय। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि एटलीस्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम आई थिंक वर्ल्ड कप फाइनल में एज फेवरेट जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम क्लिक कर रही है। जब कल श्रीनिवास राव जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी वही बात कही थी जो एक मेरा भी एक शुरू से एक व्यू था। जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी तब लोगों को नहीं लग रहा था कि हम इतना आगे जा पाएंगे T20 में, लेकिन जिस तरीके से टीम जेल कर रही है, बहुत शानदार एक्शन रहा है। और हर कोई ये होप करेगा कि सिर्फ एक जो मिसिंग पीस इन एक्शन है विराट कोहली, वो शायद फायर करें। हाँ, फिंगर्स क्रॉस। एक चीज़ जो मैं चाहूँगा, अब मैं हो सकता है लोगों को गलत लगे बात, लेकिन देखिए कोहली जैसे बिग मैच प्लेयर को ऑब्वियसली आप फाइनल में थोड़ा ना ड्रॉप करेंगे, तो लेकिन उनको ना उनकी नंबर 3 की जगह वापस दे दीजिए और शिवम दुबे की जगह मेरे ख्याल से या तो संजू सैमसन या यशस्वी जायसवाल, इन दो में से किसी एक को खिलाइए। हाँ। और फिर देखिए कि शायद वो चल जाए। मेरे ख्याल से ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कोहली को नंबर 3 वापस दे दीजिए, जायसवाल या सैमसन को ट्राई करिए, क्योंकि जो शिवम दुबे ने किया उसे तो अच्छा ही करेंगे। हाँ। और एक टीम का बैलेंस भी बनेगा मेरे ख्याल से उसके साथ। वैसे भी शिवम दुबे बॉलिंग तो कर नहीं रहे, तो इसके लिए वो मेरे ख्याल से बेटर है। और ये वाला फाइनल तो और भी क्रूशियल है, क्योंकि 10 साल बाद एक तो हम फिर से फाइनल में पहुंचे हैं और लास्ट हम वो इनॉग्रल जीते थे, तो उसके बाद तो एंटिसिपेशन तो है ही कि इतना तगड़ा रन, कोई भी हम गेम नहीं हारे हैं। हाँ। एक ऑफ कोर्स वॉकओवर मिला, तो क्या वो मोमेंटम हम और बरकरार रख पाएंगे, तो ये निफ्टी की ऊर्जा उधर भेज देते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल ना, और नहीं बिल्कुल सही कहा आपने हर्षदा। और वीरू मैं एक और चीज़ इसमें जोड़ता हूँ, 2 लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड कप जीता जाए। एक तो राहुल द्रविड़, आई थिंक एज इंडियन कोच ये शायद उनका लास्ट टूर्नामेंट है और वो जाना चाहेंगे एकदम हाई पर। वो हैशटैग भी चल रहा है ना, डू इट फॉर द्रविड़। एंड रोहित शर्मा का जो मैं था वर्ल्ड कप फाइनल में उस दिन ग्राउंड पर जब हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, और मुझे याद है, मैं देख के बता सकता हूँ कि कितना पेन हो रहा था उस समय रोहित शर्मा को। तो इसके लिए चाहूँगा कि उनके लिए हम ये मैच जीते हैं वीरू। खैर एनीवे, वीरू आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? बिल्कुल अनुज, मैं चाहूँगा कि ईश्वर ये उनकी मनोकामना पूरी करे और कम से कम रोहित के लिए तो ये कप आए। पता है अनुज, कल जब वो बैटिंग कर रहे थे, जुझारूपन कि नहीं मैं इस पिच पे खड़ा रहूँगा, मुझे डिलीवर करना है। जिस बॉल पे वो बोल्ड आउट हुए थे ना, वो बॉल बैठ गई। दरअसल पिच बहुत ख़राब थी, लेकिन मैं इस पिच पे टाइम स्पेंड करूँगा, रन बनाऊँगा, वो टेंडेंसी नज़र आई। आपने एक बात बिल्कुल अच्छी कही, विराट को 3rd पोजीशन दे के उनको एक जायज़ा मिल जाता है पिच का, तब डिलीवर करने का मौका मिलेगा तो अच्छा होगा। मैं आपकी बात से बहुत हद तक एग्री करता हूँ उसको। बिल्कुल। चलिए मार्केट पर आते हैं। प्रेशर में नजर आता है। हाँ बिल्कुल, अब मार्केट पर आते हैं वीरू। और मार्केट में देखिए अब वही चीज़ जो आज सुबह हमने डिस्कस की थी कि आज 4 दिन से थोड़ा अलग दिन रहेगा, क्योंकि आज नई सीरीज़ FI की लॉन्ग पोजीशन, पुट कॉल रेशियो 1.4549, मार्केट में थोड़ा सा आज दूर रहें। और ये एक व्यू था कि आज ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी मुनाफा वसूली दिख सकती है। आज बाय मत करिएगा जहाँ पर भी खुले। 4 दिन से एक व्यू था कि बाय करिए जहाँ खुल रहा है, आज व्यू था कि बाय मत करिएगा। हालांकि बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर भी इंटैक्ट है, क्योंकि लोअर लेवल से फिर रिकवरी भी आ रही है। लो से देखिए 24,009 के लो से वापस एक थोड़ी सी रिकवरी आई मार्केट में, और इस समय एक सेक्टर रोटेशन चल रहा है हर्षदा, तो देखते हैं सेक्टर रोटेशन कहाँ तक हमको लेके जाता है। एक इंटरेस्टिंग मोड पर मार्केट जरूर आ गया है, तेजी है, एक्साइटमेंट है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीदर लेता हुआ दिखाई देगा। तो आज की क्लोज कंसिडरिंग हम वैसे भी 24,100 के आसपास ही चक्कर काट रहे हैं, 24,000 के ऊपर भी चलेगा ना अनुज? 23,850 के ऊपर भी चलेगा। दिक्कत क्या है, आज भी मार्केट ने 23,900 तक भी गिर गए अगर हम, तो भी हायर लो बना देगा मार्केट। मैं जो बात सुबह भी कह रहा था वो यही थी कि मार्केट बहुत एलिवेटेड है और अब रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपको शायद फेवर में नहीं है। थोड़ा कंसोलिडेशन का डिप का वेट करिए। अब यहाँ रेजिस्टेंस है हज तक 24,150 से 24,200, सुबह भी मेंशन किया था, वहीं पर हाई भी बना। आज का हाई वहीं पर है, वीकली ऑप्शन बेस वहीं पर है, और बड़ी रेजिस्टेंस 24,400 से 24,500 के बीच में मंथली ऑप्शन के हिसाब से। सपोर्ट कहाँ पर है, 23,950 से 24,050 आज का लो और वीकली ऑप्शंस का बेस, और बड़ा सपोर्ट है आपका फिर 23,800 से लेकर 23,900 तक का जो कल का लो है और मंथली ऑप्शन का बेस है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है,
बैंक निफ्टी में आज सुबह एक व्यू मैंने ये लिया था कि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। कल से ये व्यू है कि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है और बैंक निफ्टी देखिए ऊपरी लेवल से 500 पॉइंट फिसला है। बैंक निफ्टी में एक कंसोलिडेशन चल रहा है, ज़रूरत है इस कंसोलिडेशन की। 51,500 से 52,000 का जोन अगर मिले तभी री एंट्री का जोन है बैंक निफ्टी में। तब तक वो मूविंग एवरेज भी कैचअप हो जाएंगी, वो 5 डे 10 डे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो बहुत पीछे हैं मूविंग एवरेजेस। बैंक निफ्टी बहुत आगे निकल गया था, इसके लिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ज़रूरत है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा कूल ऑफ करे, उसके बाद अगर आपको मौका मिले तो फिर वापस बाइंग होगी। आज एक अच्छी चीज़ हुई है, लेकिन आज मिड कैप घूमे थोड़े से, जो अब तक मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहे थे। आज का मिड कैप का प्राइस एक्शन अच्छा है, खासतौर जो सेकंड हाफ में प्राइस एक्शन है ना मिड कैप का, ये काफ़ी अच्छा है। क्या अब इसका मतलब ये हो सकता है कि ये सीरीज़ में शायद निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको उतना मूव ना दिखे, मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा दिखे, ये पॉसिबल हो सकता है। पिछले 3-4 दिन की ब्रेथ खराब थी, लेकिन अब मिड कैप ने वापस चलना शुरू किया, तो उस हिसाब से मंडे का फॉलो थ्रू एक्शन अगर मिल गया मिड कैप में तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ओके, तो मिड कैप्स ऑफ कोर्स थोड़े से फॉर्म में आते हुए, लेकिन वीरू काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स इनफैक्ट रेडार पर आते हुए दिखाई दिए हैं आज, वैसे भी कंसिडरिंग सीरीज का पहला सत्र। बिल्कुल हर्षदा, आई थिंक एक दो स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं अभी। पहला स्टॉक में जिसका जिक्र करूंगा, हमने सुबह मार्क भी किया था, दैट वाज लुपिन। 1606 पे पिक किया गया था, 1633 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई पर, और ये आज सुबह अपनी बेस ट्रैजेक्टरी, ऐसा भी नहीं था कि काउंटर 52 वीक हाई पे था, वीकली हाई पे था ना, बेस से बाहर निकला, डिलीवर किया। करीब 1 लाख शेयर, अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, बट प्राइस वाइज एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2% ऊपर। प्लेसमेंट ऑफ ऑप्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहला। दूसरा, जो कि ऑप्शन स्टैट्स के मुताबिक और टिपिकल टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। नज़र रखिएगा इस स्टॉक पे, आई थिंक एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 99.90 पे ट्रेड करता हुआ, और ऑलमोस्ट ये इस वक्त अब 14 जून के बाद सारे जोन काट के ट्रेड करता हुआ, सारे के सारे जोन काट दिए इसने। तो ओरेकल फाइनेंशियल्स पे नज़र रखेंगे, ल्यूपिन पे नज़र रखेंगे, और LIC हाउसिंग फाइनेंस जिसका कल मैं जिक्र कर रहा था। कल बात हुई थी करीब 788 पे, नाउ इट्स 806, ऑल टाइम हाई। जिस प्रकार के रोलोवर्स थे, जिस प्रकार के ऑप्शन स्टेट्स थे, ये पॉसिबल लग रहा था, और करियर हाई पे LIC हाउसिंग फाइनेंस। हर्षदा अब जी हाँ, तो इनफैक्ट वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में बड़ा चार्म देखने को मिला है जून के पूरे महीने में। देखते हैं जुलाई कितना कारगर साबित होता है इनके लिए। फटाफट से आपके लिए ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अच्छा, बाय द वे, मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 33 पॉइंट दूर है अपने शिखर से, तो मोमेंटम यहाँ पर लौटता हुआ, जितना हमने तेजी निफ्टी बैंक में देखी थी, अब मिड कैप्स कैचअप करते हुए। लेकिन दिग्गजों का दिन है आज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंधों पर ये तेजी बिल्ड हुई है, 3% का इजाफा यहाँ। ONGC में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला, करीब 2.5% की बढ़त। टाटा मोटर्स और डॉक्टर रेड्डीज जैसे दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। बाटा इंडिया, कई दिनों बाद बाटा इंडिया में इस तरह का मूव। आज MGL, इप्का लैब्स, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स में भी तेजी ही बन रही है। वहीं देखिएगा मुनाफा वसूली कहाँ है, तो निजी बैंक एक्सिस, ICICI बैंक हाल फिलहाल में खूब भागे, एक विराम ले रहे हैं। भारतीय एयरटेल, वो रेट हाइक, टैरिफ हाइक आई रादर, 1.5% का कुछ कंसोलिडेट कर रहा है काउंटर। बजाज फिनसर्व आज थोड़ा सा शांत बैठा है, 0.5% के नुकसान पर। पॉलीकैब में OFS का ये प्रोमोटर्स का सेल का इम्पैक्ट, ब्लॉकडील का इम्पैक्ट। वोडाफोन आइडिया, क्रॉम्पटन, PVR, आइनॉक्स, ये दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली बनती दिखाई दी है। अब इस मार्केट को आज के फ्राइडे में क्या ट्रेड लेकर जाना है, ये समझना जरूरी है। फंडामेंटल्स पर चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत हमारा साथ देंगे। टेक्निकल पैनल में प्रकाश गाबा, सोनी पटनायक, रचना वैद, मानस जायसवाल, कविता जैन और अमित सेठ है। फिर बात करेंगे 2:15 बजे असीम से, टेलीकॉम सेक्टर में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कितना रेट टैरिफ हाइक आया, आगे क्या संभावना है या नहीं और टैरिफ्स बढ़ाने की, उस सब पर बातचीत होगी। ब्रोकरेजेस की भी राय आपके सामने लेकर आएंगे। और इसी के साथ फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो मार्केट कैप के लिहाज से आसमान छूता दिखाई दिया है, उस पर एक अपडेट सुमित से लेंगे। 21 लाख करोड़ के पार इसका मार्केट कैप निकलता हुआ। फिर ऑफ कोर्स बात क्रिकेट की होगी। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अब यहाँ से कितनी कड़ी टक्कर साउथ अफ्रीका और भारत के बीच होती हुई दिखाई देगी। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राधा अयाज मेमन हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे बात करेंगे 2:45 पर मल्टीप्लेक्स सेक्टर की काल्की की जो रिलीज हुई है और PVR के फॉर्च्यून्स क्या रहेंगे, कंसिडरिंग ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है।
मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ आनंद टंडन जुड़ने वाले हैं, फिर डीलिंग रूम का जायजा यतिन के साथ, और ऑफ कोर्स BTST STBT ट्रेड्स क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। मीनवाइल एक बार आप जरा लेकर आइए रिलायंस का इंट्राडे चार्ट, और ऑल ऑफ अ सडन मार्केट बैक टू ऑलमोस्ट इंट्राडे हाई रिलायंस के दम पर। ये देखिए किस तरीके का मूव आया रिलायंस में आखिरी के कुछ मिनटों में। और एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं 3152। ये 3152 रिलायंस पर 70 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इस समय रिलायंस की वजह से आ रहा है, और 72 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। मतलब वही रोहित शर्मा वाला मामला है कि पूरा का पूरा मामला जो है वो एक ही स्टॉक की वजह से। चलिए पैनल तैयार है हमारा, और पैनल से पिक्स लेना शुरू करते हैं। पैनल को स्क्रीन पर रखिए। गुड आफ्टरनून रचना जी, आपसे शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से आपने एक स्टॉक पकड़ा हुआ है रिलायंस। पहले तो उस पर एक अपडेट हो जाए और उसके बाद आपकी इस समय की कॉल। जी सही बात है आपकी। 2 दिन से हमने रिलायंस को पकड़ा हुआ है, एंड ये जो है साइडवेज मूवमेंट ऑफ मेनी मंथ्स का ब्रेकआउट है। तो अभी तो ये आज जो है फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे मुझे और भी फर्दर ऊपर मूवमेंट नजर आती है, कम से कम 50 to 100 रुपीज की, जिसके बाद यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट आ सकता है। तो अभी हम जुलाई के फ्यूचर्स पे 3170 पे है, और नेक्स्ट इसका बड़ा होना चाहिए 3200, और उसके बाद 3220। तो 50 रुपए का तो मूव हमें बहुत जल्दी दिखना चाहिए यहाँ से, और उसके बाद हम आगे फिर स्टडी रिव्यू करेंगे उसको। ओके, ये बात हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज की, लेकिन इस समय का ताजा ट्रेड क्या रहेगा रचना जी? जी, इस समय के ताजा ट्रेड में मैं डॉक्टर रेड्डीज देना चाहूंगी अगेन ऑन जुलाई फ्यूचर्स, क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट 6500 का है, और ये हमने अपने क्लाइंट्स को दिया था कल, और 6400 तो आज ही पहुंच गया 200 में से, और कल तक मेरे हिसाब से कल परसों तक 6500 भी हो जाना चाहिए। एसएल होना चाहिए 6300 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड टारगेट विल बी 6500। ओके, तो रचना जी का डॉक्टर रेड्डीज कॉल है, और रिलायंस पे अपने प्रीवियस ट्रेड व्यू को उन्होंने यहाँ पे समराइज किया था। याद रखिएगा इस वक्त की कॉल है डॉक्टर रेड्डीज। चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून सर। आपको तो मजा आया होगा, अब गर्मी नहीं है दिल्ली में। एनीवे, स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस, 806 पे ट्रेड का न्यू हाई पर है। स्टॉक होगा करीब 790 का, करीब कह सकते हैं रिस्क वॉरेज फेवर में। अगर हम टारगेट 850 का रखते हैं तो यस, LIC हाउसिंग पर लगता है कि 850 की तरफ जाना। गावा सर, असल में प्रॉब्लम क्या है दिल्ली वालों की, वो बारिश की वेट कर रहे थे, लेकिन अब और प्रॉब्लम आ गई बारिश की वजह से। क्योंकि ये एक्चुअली थोड़ा सा है हमारे सारे मेट्रो में दिक्कत है थोड़ा सा। ये पहली बारिश से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो थोड़ा सा खैर, लेकिन फिर भी अनुज, मैं एक्चुअली गाबा जी को बोलने वाली थी कि मजा मुंबई वालों को आ रहा है दिल्ली का हाल देख के। हम अकेले नहीं है जो ऐसे फंसते हैं। नहीं, ठीक है, हमको तो आदत है, लेकिन इसीलिए मजा आ रहा है हाँ। कि कोई और भी है। खैर, लेकिन मुंबई मानसून का अपना अलग ही मज़ा है, जो ब्रीज चलती है, जो इतना इस समय वेदर बहुत शानदार हो रखा है। खैर इस समय मीनवाइल एक दो स्टॉक्स और डिस्कस कर लेते हैं, देख लेता हूँ, उसके बाद बाकी की कॉल्स रिज्यूम करता हूँ। एक बार जरा कुछ ये टायर स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, वो ब्रोकरेज व्यूज़ के बाद आई थिंक सारे के सारे टायर स्टॉक्स में अच्छे मूव हैं। MRF इस समय टॉप ऑन द लिस्ट, 1,31,000 के करीब पहुंचता हुआ MRF का शेयर। देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर इस समय। चलिए बाकी ट्रेड्स लेते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, बाटा पे खरीदारी करेंगे, अभी भी बाटा में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद अपने 200 वीक एवरेज को ब्रीच किया है। आई थिंक यहाँ से भी आप अगर पोजीशन बात करें तो शायद आपको 100-125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है बाटा में। करंट लेवल्स पे आप ट्रेडिंग के तौर पे खरीदारी करिए। 1484 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1555 1555 के टारगेट बाटा में सेट करने हैं, ये कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। 1520 का कॉल ऑप्शन जो 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 29 रुपीज के इस ऑप्शन में लगाना है, और टारगेट 75 रुपीज के सेट करने हैं। ओके, तो बाटा जहाँ पर काफ़ी दिनों बाद अच्छा खासा मोमेंटम, तेज़ी की पोजीशन आप लेकर चलेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। सोनी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड यहाँ पे रहेगा ट्रेंड पे। ट्रेंड करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, और 5480 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स में 5380 का, टारगेट है 5600 5650।
सो ट्रेंड पे हमने 97% का अग्रेसिव लॉन्ग रोलओवर्स देखा है जून टू जुलाई सीरीज, और आज भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस करीबन 5% का ऐड हो रहा है और बहुत अच्छा सपोर्ट 5400 के पास बनाया हुआ है। एक फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है 5600 5650 टारगेट्स की। ओके, ट्रेंड आपने पिक किया 5448 पे, आपका ट्रेड यहाँ पे। अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रही हैं आप? Very good afternoon, Viren ji. Good afternoon, everyone. Well, मुझे जुबिलेंट फूड्स अपना स्विंग ट्रेड जो है वो बरकरार रखे हुए है, अच्छी पोजीशनिंग पर है। 1C काउंटर 567 के लेवल के ऊपर निकलता है, अच्छे मूव्स बनते हुए दिखने चाहिए। 575 580 के प्राइस टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 559 का। और एज ए डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर की। ओके, चलिए, ये इस समय जुबिलेंट फूड वर्क पर एक कॉल हो गई। अब धर्मेश जी के पास चलते हैं। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पसंद का स्टॉक फंडामेंटली। या गुड आफ्टरनून अनुज, हर्षिता, वीरेंद्र, सारे पैनलिस्ट को भी। देखिए, बजट का माहौल चल रहा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में पिछले महीने से काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी 100% डिस्काउंटिंग नहीं हुआ, थोड़ी सी और जगह अपसाइड की गुंजाइश बाकी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, PNB, ये तो अच्छे ही हैं, बट इसके साथ जो मुझे छोटे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में काफ़ी बेहतर लगता है वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस। IPO लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छा चल रखा है, बट वैल्यूएशन के हिसाब से रीरेटिंग की गुंजाइश अभी भी, अगर आप इसको आवास या होमफोर्स के साथ कंपेयर करें तो वहाँ अभी भी अराउंड 30 से 40% सस्ता मिल रहा है वैल्यूएशन मल्टीपल पे, 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो। एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी रही है, इसलिए सारे जो पुराने प्रॉब्लम्स है उससे निकल के आगे आ गए हैं, और AUM ग्रोथ भी 15-17% के लिए होता आ रहा है, जिसमें मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट भी है। तो गिरावट में खरीदारी करें 400-405-6 के आसपास, काफ़ी अच्छा ये एंट्री पॉइंट मुझे लगता है। और अपसाइड टारगेट इसका 460 है, ये एक पोजिशनल टारगेट है, मतलब मैं इसे 6-8 महीने के हिसाब से होल्डिंग के हिसाब से 460 का इसका पोजिशनल टारगेट निकल के आता है। 460 के पोजिशनल टारगेट के लिए आधार हाउसिंग यहाँ पर क्लियरली वो प्रेफर्ड ट्रेड है इस समय, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक बहुत अच्छी तेज़ी की बहार बनती दिखाई दी है। जुलाई का महीना अगर आप ध्यान दीजिएगा, क्लियरली इन सभी कंपनियों के नाम था, स्पेशली पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। कुछ और ट्रेड्स इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आए, जिसमें एक MGL अच्छी खासी चमक दिखा रहा है, और हमने वो आपको ट्रेडिंग काउंटर्स में भी दिखाया था। अब बड़े दिनों बाद इस तरह का मूव आया। कुछ IGL में आई थिंक वो प्राइस हाइक, टैरिफ हाइक होता हुआ दिखाई दिया था। MGL एंड ऑल द अदर्स, क्या वो फॉलो थ्रू करेंगे या नहीं, वाज अ क्वेश्चन जो हम पिछले हफ्ते पूछ रहे थे। लेकिन मानस, कोई ट्रेड आप लेंगे, क्योंकि ये भी टॉप ट्रेड्स में शामिल है आज, और बहुत तगड़ा OI एडिशन जुलाई सीरीज के पहले दिन। दोनों स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगे। प्रेफरेंस की बात करें तो IGL में मेरे ख्याल से यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। इंटरडे में तो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी निकल चुकी है, तो पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे आप IGL में एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 490 रुपए के नीचे लगाइए, और टारगेट सेट करिए 535 रुपए के सबसे पहले, और 552 रुपए 552 के सेकंड टारगेट रहेंगे। ओके, मीनवाइल एक बार मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए। मिड कैप इंडेक्स ने लगा दिया है फ्रेश ऑल टाइम हाई, और ये कितना मतलब बहुत अजीब इंडेक्स है। आज एक तरीके से 3-4 दिन का कंसोलिडेशन और एक ही दिन में वापस ऑल टाइम हाई। और आज सुबह ब्रेड भी ठीक थी सुबह से, ये एक अच्छी चीज़ है। मिड कैप इंडेक्स का ऑल टाइम हाई पर होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर नहीं है, और अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, तो इसका मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई लगा रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब है उसके ऑल टाइम हाई के, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ है कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आपका पैसा बन रहा है। 55,927 ये नया हाई लगाया मिड कैप इंडेक्स ने, और 55,927.6 ये इस समय फ्रेश ऑल टाइम हाई मिड कैप इंडेक्स में। शानदार मूव्स, बाटा में अच्छे मूव्स हैं। एक बार मिड कैप IT में आई थिंक वीरू ने OFSS की बात की थी, एक बार परसिस्टेंट सिस्टम्स देख लेते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स 4.5% ऊपर। आई डोंट नो अगर अभी तक हमारे पैनल में किसी ने पिक किया या नहीं किया इसे। ओके, नहीं किया किसी ने। कविता जी, एक बार जरा परसिस्टेंट का चार्ट देखिए, कैसा लग रहा है ये?
सो परसिस्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी 4.5% का मूव इस काउंटर ने दे दिया है, पर अगर आप इसे डेली चार्ट पर देखें तो इसने 50 EMA के ऊपर एक बहुत अच्छा मूव बनते हुए दिखा है। मुझे लगता है पोजिशनल सेटअप कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा बनता हुआ दिखता है, जहां 4700 से 4800 तक के लेवल की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो पोजिशनिंग है, अगर ट्रेडिंग के लिहाज से किसी ने लिया है तो 4149 का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्विंग ट्रेड के लिहाज से डिप्स पर बाय करना चाहिए अंटिल काउंटर 3990 के ऊपर मेंटेन रहेगा। पोजिशनल टारगेट 4700 4800 तक पॉसिबल है। जी हाँ, मिड कैप आईटी में कुछ कैंडिडेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं। मीनवाइल आपके स्क्रीन पे लेके आइए, अभी अभी एक अपस्विंग आया हीरो मोटर कॉर्प पे। हीरो मोटर कॉर्प ने अपनी वो समझ लीजिएगा कि आई थिंक 18 जून से ये प्रॉफिट बुकिंग मोड में था और उस प्रॉफिट बुकिंग मोड से बाहर निकलता हुआ 10-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को अभी भी इसने क्रॉस किया है। हमारा प्लेसमेंट अच्छी है, रिक्वायर्ड रेस्ट लिया है इसने। आज का लो 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। आपका व्यू इस वक्त? तो देखिए ये ऐसा लग रहा है कि अब स्टॉक ने 54.25 के आसपास बॉटम बनाया है और अब तैयार है वापस पिछले हाईज को टेस्ट करने के लिए। तो एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा। बेहतर रहेगा कि आप 5600 का कॉल ऑप्शन हीरो मोटोकॉर्प का ले लें। 190 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 139 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऑप्शन में 5600 के कॉल ऑप्शन में आपको 300 रुपए तक के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो ये इस समय हीरो मोटोकॉर्प पर एक व्यू। एक बार इंडस टावर वापस लेकर आइए ज़रा, क्योंकि सारे टेलीकॉम स्टॉक्स में एक यही स्टॉक है जो अभी भी ठीक ठाक काम कर रहा है। मतलब बाकी सब स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन ये एक स्टॉक है जो शायद एक डार्क हॉर्स था आज भी और 4% ऊपर है। एक काम करते हैं, पहले इस पूरे सेक्टर में बात कर लेते हैं। भारती ने भी टैरिफ बढ़ा दिए हैं और कल जियो ने बढ़ाए थे। अब वोडाफोन आइडिया से भी बहुत जल्दी उम्मीद है कि वो भी बढ़ा देंगे टैरिफ। तो पहले असीम के पास चलते हैं और जानते हैं कि नए प्लान्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और वोडाफोन आइडिया से भी कोई अपडेट है क्या। फिर यतिन के पास चलेंगे। असीम, गुड आफ्टरनून। वोडाफोन आइडिया से कोई अपडेट क्या आज या कल में, वहाँ से भी कुछ अपडेट मिलेगा? देखिए, आज शाम तक कोई ऐसा अपडेट आ सकता है कि वोडाफोन आइडिया भी टैरिफ हाइक कर सकता है। यूजुअली ऐसा ही होता है कि पहले एक कंपनी हाइक करती है और बाकी दोनों कंपनियां उसको फॉलो करती हैं। इस बार रिलायंस जियो ने टैरिफ हाइक करने में लीड ली है। ये भी बता दूं कि रिलायंस जियो ने जो टैरिफ्स हैं वो 12.5% से लेकर के 25% तक बढ़ाए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल है जिसने कि 10% से लेकर के 23% तक टैरिफ में बढ़ोतरी की है। तो अगली थोड़ी देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक वोडाफोन आइडिया की भी तरफ से एक ऐसी टैरिफ अनाउंसमेंट, टैरिफ बढ़ने की एक घोषणा आ जाएगी। और ये भी बता दूं कि टेलीकॉम कंपनियों ने अब 2.5 साल के बाद हेडलाइन टैरिफ्स के अंदर बढ़ोतरी की है। पिछली बढ़ोतरी हमको दिसंबर 2021 में देखने को मिली थी, जब टेलीकॉम कंपनियों ने 20% तक दरें बढ़ाई थी। उसके बाद से टेलीकॉम कंपनियों ने ऐसा कोई अपना बड़ा टैरिफ हाइक नहीं किया था। कुछ बेस प्लान में टेलीकॉम कंपनियों ने थोड़ी सी बढ़ोतरी की थी और उसके बाद थोड़ा कुछ जो छोटे मोटे प्लान होते हैं उसको रीचेक करना, आगे पीछे करना, वो सब किया था। लेकिन हेडलाइन टैरिफ्स में कोई भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी। तो सबको यही पता लग रहा था कि कब होंगे टैरिफ हाइक, कब होंगे। तो सीएनबीसी आवाज ने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि अब स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो चुकी है और वो ट्रिगर आ चुका है, वो टाइम आ चुका है जबकि टैरिफ्स हाइक होने की तैयारी हो रही है। तो वही हुआ, अब टैरिफ सारे हाइक हो चुके हैं और टेलीकॉम कंपनियों के लिए काफी जरूरी भी था। टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले 2 साल के अंदर अपना 5G रोल आउट किया है, काफी ज्यादा पैसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया है। तो टेलीकॉम कंपनियों को अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा था। तो अब ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए काफी एक फायदे का सौदा जो है वो साबित होगा। और खासतौर पे थोड़ा सा उपभोक्ताओं के लिए सेटबैक है, उनके लिए थोड़ा सा डाटा महंगा पड़ेगा, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के लिए टैरिफ बढ़ना काफी जरूरी था। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अब देखते हैं वो वोडाफोन की तरफ से हाइक आएगा या नहीं। अच्छा, इस बीच ब्रोकरेजेस पूरी तरह से थम्स अप दे रही हूँ इस टैरिफ हाइक को और मार्केट भर में इसका इंतजार था। यतिन हमारे साथ ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या टारगेट्स पर अब ब्रोकरेजेस की नजरें हैं। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया में तो ऑब्वियसली बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने टारगेट पहले से बढ़ा के रखे हैं, लेकिन आज अगर हम स्पेसिफिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, क्योंकि जियो उसके अंदर की सब्सिडरी है, और भारतीय एयरटेल की बात करें तो ब्रोकरेजेस ने जो है अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। जहाँ तक कि मॉर्गन स्टैनली का सवाल है, उनको लगता है कि जो हाइक हुई है 15 से 25% के बीच की ऑन एन एवरेज, इससे आपका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है यानी जो आरपू है वो 16 से 18% बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जो इसकी टाइमिंग है और जो क्वांटम है वो ऑलरेडी मार्केट कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रहा था। ये देखा जाएगा कि दूसरी टैरिफ हाइक
जो मैनेजमेंट्स कह रहे थे कि 12-18 महीने में होनी चाहिए फिर से एक बार, वो होती है कि नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से मॉर्गन स्टैनली को रखता है कि अभी भी भारती और रिलायंस के शेयर्स में 11 से 15% की अपसाइड बाकी है। जेफरीज जो है वो मेंटेन कर रहा है बाय अपना भारती पे 1720 के टारगेट के साथ। उन्होंने रिलायंस पे भी एक बाय कॉल दी है, टारगेट उन्होंने बढ़ाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, और यहाँ 3580 रुपये यानी 3580 टारगेट कर दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। और कहीं ना कहीं जेफरीज को लगता है कि जो फीचर फोन्स हैं उसको छोड़ के जो टैरिफ हाइक हुई है वो कहीं ना कहीं अच्छी है और इससे आरपू बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो जियो का इनिशिएटिव है टू रेज टैरिफ कहीं ना कहीं मोनेटाइजेशन की तरफ भी इशारा कर रहा है, तो बहुत जल्द यहाँ भी आपको अनलॉकिंग आती हुई नज़र पड़ सकती है। तो दोनों ही मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज, रिलायंस पे ओवरवेट होते हुए। ओके, बिल्कुल यतिन और असीम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये इस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सामने रखने के लिए। धर्मेश जी, कैसे अप्रोच करें आप, क्योंकि एक क्लियर कट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आना है और शायद इसी लेवल पर आना है, तो एक आज थोड़ा सा एक सेल ऑन न्यूज़ प्ले आउट हुआ, लेकिन फंडामेंटली न्यूज़ अभी भी पॉजिटिव है। आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी, भारती, वोडाफोन, अगर रिलायंस ऐड करना चाहें, या फिर इंडस टावर? देखिए, आई मीन भारती एंड वोडाफोन तो क्लियर प्ले है ऑन टेलीकम्युनिकेशन की जहाँ तक बात है, जहाँ पर आप कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये तो अभी चालू हुआ, मुझे लगता है ये टैरिफ हाइक का सीक्वेंस चलता रहेगा। और जैसा कि भारती के मैनेजमेंट ने कहा था, सुनील मित्तल जी ने, कि इवेंचुअली 300 रुपये के आसपास ये जाना है आरपू को, तो वो ट्रैजेक्टरी तो बहुत क्लियर है। एक आध साल में जाए, 1.5 साल जाए, 2 साल में जाए, टाइम पीरियड में वेरी, बट वो ट्रैजेक्टरी है। तो उस हिसाब से आप देखें तो ऑलमोस्ट 40 to 50% की टैरिफ हाइक की गुंजाइश अभी भी बनती है सारे सर्विस प्रोवाइडर में। वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डायरेक्टली कैश फ्लो में ऐड होना है, बिकॉज एक्सपेंसेस उन्होंने कर रखा है, वो अमोर्टाइज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट उसके सामने काफ़ी हेल्दी कैश फ्लो इनको मिलेगा, प्लस डेटा यूसेज बढ़ता जा रहा है पर डे। सो ओवरऑल काफ़ी गोल्डी लॉक सिनेरियो मुझे दिख रहा है। अभी 3 प्लेयर ही रह गए। रिलायंस के अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, बट एसओटीपी बेस्ड जो वैल्यूएशन निकल के आता है मेरे हिसाब से वो 3600 के आसपास वो टारगेट बाकी ब्रोकरेज ने दिया वो सही दिया है। 1,10,000 करोड़ का हम लोग FY26 के आसपास उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के अनुमान लगा रहे हैं। तो उस हिसाब से आप 21 या 22 का मल्टीपल दे तो प्राइस पर शेयर उधर ही आके रुकता है, तो वो तो एक प्रेफर्ड बाई है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चांस लेना चाहिए वोडाफोन आइडिया पे, बिकॉज इसमें स्ट्रक्चरली बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे हैं और ऐसा मेरा मानना है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में इनका जो डेट का स्ट्रक्चरल ओवरहैंग है वो भी कहीं ना कहीं से निपटेगा। बहुत सारे डेट इसके इक्विटी में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे और फिर इनका कैश फ्लो काफ़ी सुधरता हुआ आएगा। अगर आप ऑक्शन की बात करें तो मैं तो सरप्राइज था कि इन्होंने 3000 करोड़ के जो स्पेक्ट्रम्स खरीदे हैं उसकी आशा नहीं थी। वोडाफोन आइडिया से मुझे लगा ज़्यादातर रिन्यूअल करेंगे, बट उन्होंने एक्स्ट्रा भी लिया है। तो मैनेजमेंट का डायरेक्शन भी बहुत क्लियर है एक्सपेंशन की तरफ। और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर ये फुल टोटल का आप डेट के ओवरहैंग हटा दें तब तो ये काफ़ी बड़ा रीरेटेड कैंडिडेट है, बट सिंस ये सिक्वेंशियली होगा तो 2 साल के नजरिए से डबलर तो यहाँ से भी 100% मुझे लगता है ऑलरेडी डबल हो रखा है पिछले 1 साल में, बट अराउंड 40-45 के आसपास इसका भाव आना चाहिए। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक व्यू सामने आ गया है, लेकिन देखिए आज की इस अच्छी खासी तेजी, रिलायंस मार्केट का बिग बॉस है और आप गौर करिएगा इसका जो मार्केट कैप है वो आसमान छूता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। 21 लाख करोड़ के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप आज टॉप करता हुआ दिखाई दिया है। इसी पर और डिटेल्स के लिए सीधे चलते हैं सुमित के पास। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप 21 लाख करोड़ के पार पहुंचते हुए दिखाई पड़ी और देश की पहली और साथ साथ इकलौती कंपनी है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। एक जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है और बढ़िया ट्रिगर्स के बीच में बाजार को भी इसने काफी हद तक सपोर्ट किया है। महज 6 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप के अंदर एक इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है। जहां जनवरी 2024 में 18 लाख करोड़ की मार्केट कैप थी, आज 21 लाख करोड़ पहुंच गई, यानी कि 20% के आसपास का उछाल स्टॉक ने दिखाया है। इतना ही नहीं है, 2020 में करीब 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप थी और आज ठीक 4 साल बाद रफली 21 लाख करोड़ की मार्केट कैप। तो पिछले 4 सालों में ही एक बड़ा जंप स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने हैं। 2005 में 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप अचीव की और उसके बाद एक लंबे अंतराल तक इसने एक रेंज के अंदर ही कामकाज किया। 2017 में 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप, 2020 में 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप और 2020 में ही 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप और अब
करीब करीब 21 लाख करोड़ की मार्केट कैप। 2017 में जहां 5 लाख करोड़ पहुंची, वहां से लेके अब तक शेयर में एक मल्टीफोल्ड जंप होता हुआ दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, इसने निवेशकों को हर पैरामीटर में पैसा बना के दिया है। चाहे आप 5 साल से निवेशित हो तो 21% की CAGR से स्टॉक ने ग्रो किया, 10 साल से निवेशित हैं तो 21% की CAGR से ग्रो किया, 15 साल से निवेशित हैं तो 13.5% की CAGR से ग्रो किया, और 20 साल से निवेशित हैं तो 19% की सालाना दर से स्टॉक में एक बढ़िया बढ़त या फिर कंपनी में के स्टॉक प्राइस में ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। तो रिलायंस में लगातार तेजी देखने को मिली है, निवेशकों का पैसा बनाई है, लेकिन अब भी जानकार मान रहे हैं, जैसे कि जेफरीज की रिपोर्ट है, कि 3580 तक के टारगेट्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं मल्टीपल ट्रिगर्स के आधार पर। इस तरह से एक बढ़िया वेल्थ क्रिएशन जर्नी और साथ साथ एक बड़ा माइलस्टोन 21 लाख करोड़ जो कि आज अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। बिल्कुल 21 लाख करोड़ का मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। और ध्यान रखिए अभी वो जियो में से अलग हो गया था, अगर उसको और ऐड कर दें आप तो और ज़्यादा मार्केट कैप यहाँ पर। लेकिन 3154 इस समय रिलायंस का रेट, और कितने सालों के बाद ये इस तरीके के मूव्स यहाँ पर आ रहे हैं, शानदार मोमेंटम। मीनवाइल टायर स्टॉक्स की मैंने बात की थी, अपोलो टायर्स अब F&O का टॉप गेनर, करीब करीब 5% ऊपर यहाँ पर ये स्टॉक। रचना जी, अपोलो टायर्स पर कोई व्यू है क्या? जी, अपोलो टायर्स की जहां तक बात है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जस्ट अ मोमेंट, प्राइस एक्शन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मोमेंटम इस टाइम पे बना हुआ है, ये आगे फर्दर थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है, और रेजिस्टेंस तब तक नहीं आएगा जब तक ये 556 555 को नहीं छुएगा। तो 10 रुपए की करीब और फर्दर मूवमेंट यहाँ पे आ सकती है, और यहाँ पे ये लेवल निकलने के बाद 555 का लेवल निकलने के बाद भी मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए उसके बाद भी जगह बचती है। शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग प्ले करते हैं उनको 10 रुपए यहाँ से फर्दर पे टारगेट लगा के एक बारी को एग्जिट करना चाहिए। ओके, इनफैक्ट वीरू ये शायद आज आपका पहला स्टॉक था जब रोल ओवर रिपोर्ट आपने बनाई थी तो अपोलो टायर्स का। बिल्कुल अनुज, ये पहला स्टॉक पिक किया गया था, 93% रोल ओवर्स थे अनुज। और ये जो पूरे के पूरे 500 से नीचे के पुट राइटर्स बड़े कंफर्टेबल थे, और 500 से ऊपर की जितनी कॉल्स की एक्टिविटी और रोल ओवर्स कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था इसका, इसीलिए पहला स्टॉक मेंशन किया गया था। बिल्कुल, अपोलो टायर्स पहला स्टॉक जो आज सुबह मेंशन किया गया था रोल ओवर रिपोर्ट में, और शानदार शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय इस स्टॉक में। अमित, हाँ सॉरी, एक आई डोंट नो इफ यू नोटिस, आप लोगों ने सुबह में बात की थी या नहीं, फर्टिलाइजर कंपनियां, क्योंकि वहां पर फिर से थोड़ी सी एक्टिविटीज और पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। GNFC खास तौर से मेरी नज़र उस पर बार बार जा रही थी, और वो एक रिपोर्ट भी आ रही थी कि शायद यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ और फॉलो ऑन ऑफर्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट, मनी कंट्रोल की उसमें रिपोर्ट 2 नाम मेंशन थे आई थिंक, NFL और RCF आई थिंक, इफ माय मेमोरी इज राइट, और मजगांव डॉक का भी नाम था। मजगांव डॉक का भी नाम था। मजगांव डॉक का भी नाम था। तो उसके बाद से थोड़ा सा एक्शन लौटा है। NFL RCF में थोड़ी सी इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, लेकिन GNFC बाय फार एक ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सजा हुआ ट्रेड स्क्रीन पर दिखाई दिया, और पूरे दिन ये इनफैक्ट इंटैक्ट रहा है। इस पर एक फटाफट से कॉल ले लेते हैं। कविता जी बताइए, GNFC 705 इनफैक्ट डे हाई के करीब ही ट्रेड करता हुआ। जी, सो काउंटर ने बहुत अच्छा मूव लिया है, अपने 200 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और एक किकअप ओपनिंग के बाद आज हम एक अच्छा मूव देख रहे हैं काउंटर में। अच्छा ट्रफ बनता हुआ दिख रहा है, मुझे लग रहा है 705 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। इमीडिएट टारगेट 730 के दिखते हैं काउंटर पर, 730, एंड एज स्विंग आप देखें तो 760 के लेवल की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो अंटिल काउंटर 690 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर आप पोजीशनिंग कर सकते हैं। 90 के ऊपर जब तक टिका हुआ है तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। लेकिन धर्मेश, ये आई रिमेंबर जब वो मॉनसून का पहला अपडेट आया था तब फर्टिलाइजर कंपनियों में एंटिसिपेशन में तेजी बनती दिखाई दी थी। अब जून का पूरा महीना बीत चुका है, हम सब जानते हैं हम एक थोड़े से शॉर्टफॉल में हैं। अब होपफुली अगला जो स्टेटमेंट आएगा मेट डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें कुछ पिकअप की साइंस दिखें, लेकिन फर्टिलाइजर कंपनियां ये बजट से ठीक पहले और मॉनसून के बीचों बीच पोजीशनिंग क्या रहेगी? देखिए अर्चिता, ये एक सिक्लिकल ट्रेड है, वो हर साल ऐसा बजट से पहले दिखता है इसमें ट्रेड आते हुए, और मानसून के समय मुझे लगता है मेजर पार्ट ऑफ द ट्रेड तो प्ले आउट हो गया है। यहाँ से एक 3-4% का अपसाइड मिल सकता है, बट बियॉन्ड दैट वैल्यूएशन के हिसाब से देखें
तो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले तो है नहीं। नॉर्मली फर्टिलाइजर के यूसेज का वॉल्यूम ग्रोथ हार्डली 1 या 2% रहता है और मार्जिन इसके लिमिटेड। आप एकदम वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहाँ पर कमाई की गुंजाइश रहती नहीं है ज़्यादा। आप सरकार से सब्सिडी और इसके बीच में ही फाइट करते रहते हैं। तो सारा जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है ये डिपेंड करता है कि सरकार आपको कितनी सब्सिडी दे सकती है, सरकार से क्या सपोर्ट मिल सकता है। उस बेसिस पे आप इसको शेयर प्राइस या बिजनेस का वैल्यूएशन लगाते हैं, जो कैपिटल मार्केट के लिए मेरे समझ में आता नहीं है। सो ट्रेड है, ट्रेड ले सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक ये सब मल्टी बैगर या वेल्थ क्रिएटर्स है। अच्छा, मीनवाइल मार्केट एक बार फिर स्लिप किया और देखिए वही दिक्कत है, आज ट्रेड नहीं है, आज हायर लेवल से स्लिप हो रहा है मार्केट और अब निफ्टी वापस ऑलमोस्ट रेड में आने की तैयारी करता हुआ, सेंसेक्स तो रेड में आ चुका है ऑलरेडी। अमित सेठ के पास चलते हैं, उनसे एक ट्रेड ले लेते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड लेकर आए? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का मेरा टॉप ट्रेड रहेगा विप्रो। विप्रो का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे 500 के लेवल पे एक इसने नियर टर्म एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया था। स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में हमने यहाँ पे वॉल्यूम और डिलीवरी पार्टिसिपेशन भी अच्छा खासा देखा था और स्टॉक अपना कल का हाई मेंटेन कर रहा है। तो लगभग 507 का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड 525 पे टारगेट्स रहेंगे विप्रो के। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं क्रिकेट की। कल सेमीफाइनल में इंग्लैंड को करारी शिकस्त देने के बाद फाइनल के लिए भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। कल रात 8 बजे केंसिंगटन ओवल की पिच पर साउथ अफ्रीका के साथ ये मुकाबला होना है। कितनी तैयार है टीम इंडिया और पिच कैसी रहेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या टीम होनी चाहिए हमारी? चलते हैं इस देश के सबसे सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट, क्रिकेट वाला के नाम से जाने जाने वाले अयाज मेमन के पास। अयाज जी गुड आफ्टरनून। कल तो बहुत शानदार मैच रहा और एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इस टीम को लीडर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड बाय एग्जांपल। पहले तो उस पर बात हो जाए। बेशक बेशक, मेरे ख्याल से अनुज, जिस तरह से रोहित शर्मा ने इस कैंपेन में अपना किरदार निभाया है एज अ बैट्समैन, ही इज टेकिंग जो लीडरशिप सिचुएशन है या पोजीशन है उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने तवज्जो दी है। ही इज डूइंग एंड सेटिंग एन एग्जांपल। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो एक जैसे कहते हैं ना, ही इज टेकिंग एवरीथिंग ऑन द फ्रंट फुट। और उनका स्ट्रैटेजी ये रहा है जो हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखा था कि यू टेक दी ऑपोजिशन, जो ऑपोजिट टीम है उनको आप यानी गले से ही पकड़ ले शुरू से ही, डोंट गिव देम अ चांस टू एस्केप। अब ये अलग बात है कि ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, एक हल्का दिन था, अदरवाइज थ्रू आउट द टूर्नामेंट दे वर मार्वेलस। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमने देखा है उनका किरदार कि जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, जो स्ट्राइक रेट है उनका, जिस तरह से स्ट्रोक्स खेलते हैं, जो सामने वाले बेहतरीन दिग्गज बॉलर है उनका जो हशर कर रहे हैं, ये सब जताता है कि ही इज एट द टॉप ऑफ हिज फॉर्म और वो अपना एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं पूरी टीम को। लेकिन यहाँ तक ही नहीं है बात, समाप्त नहीं होती है। जिस तरह से कैप्टनसी की जो टैक्टिक्स है, जिस तरह से स्पिनर्स को यूज किया है, पेस बॉलर्स को लाया, कब लाते हैं, क्या फील्ड सेट करते हैं, किस तरह से आप दबाव बनाए रखते हैं सामने वाली टीम पर, ये खास चीज होती है कैप्टनसी में, खास करके T20 फॉर्मेट में जब समय बहुत कम होता है। यू हैव टू टेक स्प्लिट सेकंड डिसीजंस और वो डिसीजंस मेजॉरिटी अगर सही नहीं हो तो आपकी टीम बहुत तकलीफ में आ सकती है। यहाँ पर हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ हिज डिसीजंस हैव प्लेड रिच डिविडेंड्स। तो अब तक के मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का इम्प्रिंट जो है इस टूर्नामेंट पे बिल्कुल जबरदस्त रहा है। और दूसरी तरफ हमारी बॉलिंग, बहुत शानदार बॉलिंग अयाज, मेरे ख्याल से शायद इतना शानदार वेल राउंडेड अटैक हमारे पास बहुत कभी रहा है। मतलब ऑफ लेट हमारी बॉलिंग शायद ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ हो गई है हमारी बैटिंग से, बहुत ज्यादा। और उसमें देखें क्या हो, जैसे कि मैं बताऊं कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर तो है ही, लेकिन किस हद तक बेंचमार्क कितना आप ऊपर कर सकते हैं ये बता रहे हैं कि अभी भी उनके अंदर कितनी ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। T20 में अक्सर आप देखेंगे कि या तो शुरू के ओवर में या स्लॉग ओवर में अच्छे से अच्छे बॉलर्स की पिटाई होती है, जैसा मिचेल स्टार्क की कर दी रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन जसप्रीत बुमराह को अब तक ना कोई इस तरह से ट्रीटमेंट दे सका है, ना उनको बराबर से समझ सका है। उनके अलावा मुझे लगता है जो इंप्रेसिव रहा है इनका बॉलिंग, हमारी बॉलिंग अटैक में, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, ये दोनों जो थे, इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं थी इनसे। उम्मीदें थी कुलदीप यादव से, रविंद्र जडेजा से, बुमराह से, कुछ हद तक सिराज से, लेकिन लुक एट दी अदर बॉलर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि कैप्टन का बहुत बड़ा अहम एक रोल होता है, क्योंकि वो जो
ट्रस्ट, भरोसा दिखाते हैं, सपोर्ट देते हैं, फिर बॉलर्स भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आई थिंक इट्स बीन अ मार्वेलस बॉलिंग अटैक। 3 अच्छे गेंदबाज है आपके पास पेस में, 3 अच्छे गेंदबाज है स्पिनर्स में, तो इतना राउंडेड अटैक किसी और टीम के पास है ही नहीं। Yes, good afternoon. Coming to the batting side, of course, रोहित शर्मा अपना कमाल दिखा रहे हैं and we are very glad to see him play the way he is. लेकिन क्या विराट कोहली का बैड लक कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि उनको लेकर काफी नाराजगी बन रही है अब फैंस में. It's been absolutely flat this tournament. या देखिए, स्पोर्ट कैन बी क्रूअल, बेरहम होता है। अगर आप थोड़ा सा किस्मत न साथ दे और थोड़े से आउट ऑफ टच अगर आप रहे, थोड़ा सा रस्टी पे, थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, आपको लगता है, या प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, तो एक आपकी पहली मिस्टेक आखिरी मिस्टेक हो सकती है। बट आई थिंक विराट इज टू गुड अ प्लेयर, टू ग्रेट अ प्लेयर कि आप उस पर इतना शक करें कि वो फिट होते हैं या नहीं टीम में। मेरे ख्याल से कल ही साफ कर दिया था द्रविड़ ने और रोहित शर्मा ने कि विराट इज डेफिनेटली गोइंग टू प्ले, और उनका बैटिंग ऑर्डर भी वही रहेगा। और मेरे ख्याल से ये फेथ, ये भरोसा दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये नहीं है कि विराट 70 बनाएंगे, 100 बनाएंगे, 80 बनाएंगे। आई थिंक इम्पैक्ट जो है आप 25-30 रन बना के भी कर सकते हैं इन द आउटकम ऑफ द मैच, और वही इम्पैक्ट की मेरे ख्याल से खोज है इन द फाइनल फ्रॉम विराट। ना सिर्फ विराट, आई थिंक इवन रविंद्र जडेजा हैज बीन अ लिटिल बिलो पार कंपेयर्ड टू हिज रेपुटेशन, लेकिन उनका 20 रन तो फील्ड में ही दे देते आपको। तो अब हर किसी को हम 50-100 स्ट्राइक रेट और 150 से नहीं तोल सकते। आई थिंक यू हैव टू लुक एट द होल कॉम्बिनेशन, किस तरह से पूरा कॉम्बिनेशन परफॉर्म करता है। अयाज जी, कल के मैच में पिच बड़ा फैक्टर था, मतलब भारत ने काफ़ी स्ट्रगल किया लेकिन फिर भी 171 स्ट्राइक किया, और आई थिंक वो सेकेंड इनिंग में हमारे काफ़ी फेवर में गई पिच। बारबाडोस की पिच कैसी है? स्पिनर्स के लिए, पेसर्स के लिए, बैट्समैन के लिए क्या कॉम्बिनेशन होगा इसमें? मुश्किल है कहना, बिकॉज ये ड्रॉप इन पिचेस है। जो अब तक हमने जो देखा है वेस्ट इंडीज में जितनी मैचेस खेली गई और कुछ हद तक न्यूयॉर्क में भी, कि पिचेस जो है ज्यादा सहायता दे रही थी गेंदबाजों को, कहीं पे फास्ट बॉलर्स को ज्यादा, कहीं पे स्पिनर्स, कहीं पे दोनों को। तो इसी वजह से बहुत सारी लो स्कोरिंग मैचेस हुई है इस टूर्नामेंट में। 100, 150 रन तो यानी डिफेंडेबल, बहुत ज्यादा डिफेंडेबल हो जाते हैं। इक्का दुक्का एक मैच ऐसी हुई होगी आपको जब जहां पर 200 से अधिक स्कोर्स बने, जो आम अदरवाइज नजर आते हैं T20 में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अजम्पशन अगर करना है फाइनल के लिए भी, तो यू हैव टू गेट इन के अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो 170-180 के बीच में तो आपका बनना ही चाहिए, अगर आप यू आर बैटिंग फर्स्ट। और अगर आप चेस कर रहे हैं, यानी कि सामने वाली टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि 150 से नीचे तक खींच के रखो, क्योंकि जहां भी पिच अगर हरकत करना शुरू करती है, आपने देखा कि स्कोरिंग रेट, स्ट्राइक रेट सब बिल्कुल नीचे आ जाता है। इंग्लैंड का कल यही हो गया, जॉस बटलर बहुत जल्दी आउट हो गया, लेकिन इसी वजह से ये बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट था 170 बनाना। अगर हम 140-150 बनाते, स्कोरबोर्ड देखेंगे तो ऐसा लगेगा वो मैच भी जीत जाते थे, लेकिन जब प्रेशर नहीं होता है स्कोर का 170 का, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं आपके बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए। वो एब्सोल्युटली, और यहीं पर रोहित का जो 57 है बहुत बहुमूल्य था। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट यार जब रोहित आउट हुए ना जिस बॉल पर आदिल रशीद की, मुझे तब मैं उसके बाद मैं सो गया था, मतलब मुझे लग रहा था कि ये बहुत रन है। हमारी जो स्पिनर्स हैं, अगर वो आदिल रशीद इतनी की बॉल पे अगर रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन अगर स्ट्रगल कर रहा है तो वो रन बना लेंगे। लेकिन जैसा आपने बोला कि वो ज़रूरत थी 170 की। अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि द्रविड़ ने भी क्लियर किया है और रोहित ने भी क्लियर किया है कि, और ये हो भी नहीं सकता, मतलब अगर आप विराट कोहली को लेके गए हैं तो ऑब्वियसली आप उनको फाइनल में ड्रॉप नहीं कर सकते, उनको खिलाना तो है ही आपको। क्या एक थोड़ा सा एक ये किया जाए, क्योंकि विराट कोहली की जो पूरी की पूरी सक्सेस रही है वो नंबर 3 पे रही है, क्या एक ये मौका बनता है कि शिवम दुबे जो अच्छा नहीं खेल रहे हैं उनकी जगह या तो यशस्वी या संजू सैमसन को ओपनिंग कराई जाए रोहित के साथ, और कोहली को नंबर 3 पर लेकर आया जाए, थोड़ी स्टेबिलिटी भी आ जाए उससे? पॉसिबिलिटी तो है ये, आई मीन एक तो अच्छी बात ये है कि टीम में बड़ी वर्सेटाइल टीम है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं प्लेयर्स को। विराट एंड रोहित हैव बीन योर ओपनर्स, लेकिन पंत को यहाँ पर नंबर 3 पे खिलाया, जो पहले टीम यहाँ से जब गई इंडिया से तो ये नहीं था प्लान में कि वो नंबर 3 पे खेलेंगे, वहां पर थोड़ा सा रिवाइज किया है। तो ये T20 में ये फ्लेक्सी, ऑल पोजीशंस आर फ्लेक्सिबल। मुझे लगता है कि यहाँ पर दे वांट टू कीप अ सिचुएशन, ये बना के रखा है माहौल कि हमारी टीम कोई साइन नहीं देना है कि हम थोड़ा भी झिझक हमारे में आई है या थोड़ा सा डर बैठ गया है, कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। हमारे गेम प्लान जो है बिल्कुल कास्ट आयरन है और हम इसी तरीके से खेलेंगे।
फिर अगर जरूरत पड़े तो यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू अडेप्ट, वो मैच के दौरान कर सकते हैं। लेकिन शुरू से अगर आप बॉलिंग चेंज कर दे, बैटिंग चेंज कर दे, तो सामने वाली टीम में थोड़ा सा ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार यहाँ पर ये थोड़ा सा इन लोग डरे हुए हैं। तो लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लॉइट दैट। यू नो, एट द एलीट लेवल स्पोर्ट्स जो है 2 कानों के बीच में पहले खेला जाता है और फिर उसके बाद मैदान पर। हमने काफी बात की कि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस और क्या होगा, लेकिन दूसरी साइड भी अयाज इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। उनका भी रन रेट या परफॉर्मेंस के लिहाज से they've not missed on many things। कुछ क्लोज मैचेस थे, नेदरलैंड्स, आपके बांग्लादेश, नेपाल के खिलाफ, लेकिन उनके लिए भी ये जीत काफी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यही है कि पिछले मर्तबा कई दफा ये कोलैप्स हो जाते थे। इस बारी considering they've surpassed that big speed break of reaching the semi-final and reaching the final, tough fight तो देगा साउथ अफ्रीका। They're not going to take it lightly at all, मुझे लगता है। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी टीम है एक्चुअली, एंड ये सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास पे आ गई ये बात, क्योंकि हिस्ट्री जो है उनकी अगेंस्ट है। दे हैव बीन नोन एज चोकर्स। लेकिन ना भूले, इंडिया ने भी कोई आईसीसी टाइटल नहीं जीता है 2013 के बाद। तो एक हद तक उनके लिए भी एक ब्रेक थ्रू मोमेंट है इंडिया के लिए कि कुछ फिर से जो है, सब कुछ है आपके पास, टैलेंट पूल सबसे भरपूर, रिसोर्सेज सबसे ज्यादा, उसके बावजूद अगर आप नहीं जीतते तो कहीं ना कहीं लोग इशारा करेंगे आपकी तरफ कि भाई समथिंग इज रॉन्ग। तो इंडिया के लिए भी ब्रेक थ्रू है। फॉर साउथ अफ्रीका पहली बार अपने इतिहास में दे आर इन द फाइनल ऑफ अ वर्ल्ड कप इवेंट, और इनके पास मैच विनर्स हैं। क्विंटन डिकॉक, लाइक रोहित शर्मा, वो ही कैन टेक द विन अ मैच ऑफ हिज ओन बैक। हाइंड्रिक क्लासन जो है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, और डेविड मिलर है, आइडन मार्करम है, और तेज गेंदबाज रबाडा, नॉर्के, हैंसन, स्पिनर्स भी अच्छे हैं। फील्डिंग जो है जबरदस्त होती है हमेशा साउथ अफ्रीका की। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना अब्सॉर्ब कर सकते हैं बिग मैच का। अब तक के उनका हिस्ट्री जो है, उनकी लेगेसी जो है, हैज बीन रादर पुअर, और इस टूर्नामेंट में भी हमने देखा कि स्क्रैप थ्रू की है काफी मैचेस में, लेकिन अल्टीमेटली दे आर इन द फाइनल, और फाइनल में जो होता है वो 2 घोड़े का रेस होता है, दोनों को 50-50% चांस है टीम्स को। बिल्कुल, वो जो इनका इंग्लैंड वाला मैच था ना, उसमें देखकर एक उनको लगा कि फाइनली वो चोक नहीं कर रहे, उन्होंने भी किसी को चोक करा दिया। और अगर इंडियन से पूछा जाए कि अगर मतलब इस फाइनल से पहले पूछा जाता है कि अगर इंडिया के अलावा कोई टीम अगर आप चाहें जो जीत जाए वर्ल्ड कप, तो ज़्यादातर लोग साउथ अफ्रीका ही चुनते, क्योंकि इस तरीके का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। एक आखिरी सवाल फिर, विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट? हाँ, ये बड़ा दिक्कत वाला सवाल है। हमारे लिए कितनी दिक्कत है तो आप सोचिए कैप्टन के लिए कितनी दिक्कत होगी। देखिए, कल जो मैच हुई सेमीफाइनल में, उसमें जॉस बटलर सोच रहे होंगे कि पहले मैंने बैटिंग क्यों नहीं की, एंड द वे द पिच प्लेड लेटर। तो किस तरह, क्या हरकत रहेगी पिच में, क्या वातावरण है, इस सब पर डिसीजन होगा। इंडिया का अब तक के जो स्ट्रेटेजी मुझे नजर आया है कि पुट द रन्स ऑन द बोर्ड। ये चाहते हैं रोहित के पहले रन्स अगर आप डाल देते हैं बोर्ड पे 170, 180, तो फिर आपके पास बॉलिंग रिसोर्सेज ऐसे हैं जो सामने वाली टीम को बंडल आउट कर सकती है या डिफेंड कर सकती है। तेज गेंदबाज भी है, स्पिनर्स भी है। सो आई थिंक माय थिंग वुड बी दैट इंडिया अगर टॉस जीतती है, रोहित अगर टॉस जीतता है, तो फिर वो ही विल प्रेफर टू बैट फर्स्ट। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अयाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, और ऑल द बेस्ट आपको भी, हम सभी को ऑल द बेस्ट इस फाइनल के लिए। थैंक यू, धन्यवाद अनुज। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस बीच में मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आ रही है हर्षिता, वो हाई लो हाई, और अब फिर एक बार कोशिश कर रहा है मार्केट थोड़ा ऊपर आने की। एक बार बात करते हैं लुपिन की। लुपिन को आज सुबह सुबह पिक किया था हमने, सुबह ही लग रहा था कि ये इस तरीके का मूव दिखाएगा, लेकिन अब 1632 इस समय लुपिन। मानस, अब नेक्स्ट क्या लुपिन में? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मॉर्निंग में इंडिकेशन आ गए थे जब 50 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने रिगेन कर लिया था और वहां पर थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले थे। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1660 1660 का होगा। तो अगर आज मॉर्निंग में किसी ने पोजीशन बनाई है तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। स्टॉप लॉस को ऊपर थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1619 का लगा के रखिए और 1660 के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन सोनी पटनायक से लेंगे हम, उसके बाद FN सुपरस्टार के लिए रचना वैद्य, कविता जैन चार्ट का चमत्कार के लिए आज लेडी स्पेशल लग रहा है अच्छा, और मिड का फंडा धर्मेश कान जी से लेंगे। चलिए तो सोनी जी आपसे शुरुआत कर रहे हैं सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रेकमेंड करना चाहूंगी टाटा मोटर्स
1020 कॉल ऑप्शन बाय करना है 19 रुपीज में, स्टॉप लॉस लगा है 10 रुपए का, टारगेट यहाँ पे रहेगा 28, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 34 का। टाटा मोटर्स, और इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला कुछ देर में। इनफैक्ट ये जून सीरीज के बिक्री के आंकड़े कैसे रह सकते हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन क्लियरली ये ऑटो कंपनियां फोरफ्रंट पर आती हुई दिखाई देंगी सोमवार से ही, और टाटा मोटर्स में खरीदारी की राय आ रही है। रचना जी, F&O सुपरस्टार। जी मेरी तरफ से जो रहेगा दैट इज चंबल फर्टिलाइजर्स। कुछ केमिकल कंपनीज में चंबल जैसे हो गया, GNFC वगैरह में मूवमेंट आ रही है, और ये शुरुआत है बहुत दिनों के सपोर्ट से। तो यहाँ पे अगर हम 500 के नीचे ऐसे लगा कि इसको लॉन्ग करें और अगर थोड़ा टाइम देना चाहे इसको, तो यहाँ पे हम बहुत ही जल्दी 530 से लेके 550 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। इमीडिएट फर्स्ट टारगेट वुड बी 530 एंड देन 550 ऑन चंबल फर्टिलाइजर्स। ओके, चंबल फर्टिलाइजर्स आपकी कॉल है। कविता जी, आपका ट्रेड आज का चार्ट का चमत्कार। या वीरेंद्र जी, सो फर्टिलाइजर पैक से ही कैश काउंटर RCF इज लुकिंग गुड, 192 के लेवल पर है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 199। आप RCF पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 189 का। ओके, RCF पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये हो गई कविता जी की पिक। धर्मेश जी, आपका मिड कैप फंडा। अनुज, रेलवे इंफ्रा के साथ ही जाना चाहेंगे। RVNL पर बाई करने की सलाह रहेगी। हालांकि काफ़ी अच्छा स्टॉक प्राइस में ट्रैक्शन हो रखा है, बट मुझे लगता है अभी भी अराउंड 8 से 10% की गुंजाइश है जब तक बजट रोल आउट होता है। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है इसके, और मैनेजमेंट का मानना है कि 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक काफ़ी जल्दी ये लोग अचीव कर जाएंगे। कंसिस्टेंटली इनका ऑर्डर इनफ्लो भी रहा है, सस्टेनेबल मार्जिन रहा, 5-6% का कंसिस्टेंट मार्जिन रहा, और 20 से 22% का प्रॉफिट की कंपाउंडिंग करते आए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी स्ट्रांग है, 20% प्लस। फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा स्ट्रेच लगता है, बट जिस तरीके से रेलवे में सरकार का बार बार खर्चा बढ़ता जा रहा हो, जिस तरीके से वो लोग पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट इस कंपनी को मिलता रहेगा। यहाँ से एक मोमेंटम प्ले के लिए 440-450 का टारगेट के लिए RVNL बाई करके चल सकते हैं। ओके, तो ये सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर। RVNL अब मिड कैप फंडा आता हुआ। सोनी ने दिया है टाटा मोटर्स 1020 का कॉल लेने की सलाह, 20 रुपए पर है, लेकिन आगे 28-34 के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 10 का रहेगा। आप रचना वैद के साथ जाएंगे तो F&O सुपरस्टार में चंबल फर्टिलाइजर इन्होंने पिक किया है, 530-550 का टारगेट, 499 का स्टॉप लॉस। वहीं अगर आप गौर करिएगा तो कविता जैन कह रही हैं RCF में मौका तेजी का, 199 टारगेट और 189 के आसपास तक का आप टारगेट स्टॉप लॉस रखेंगे। RVNL पसंद है धर्मेश कांत को। ये सभी वो ट्रेड्स हैं जहां पर आज हमने देखा हमारे जानकार दरअसल हैं बायस रखते हुए तेजी की तरफ। अच्छा, बाय द वे निफ्टी बैंक अब 250 पॉइंट का नॉक लेता हुआ, यहाँ पर क्लियरली वो धीरे धीरे करके दबाव बढ़ा है। सुबह से ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक बैंक्स हैं, ICICI, एक्सिस जो 1-1.5% नीचे हैं, इंडसइंड बैंक में भी दबाव, लेकिन निजी बैंक जहां पर थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं, SBI कुछ इंटैक्ट है। अब क्या फोकस इन सरकारी बैंकों में ज्यादा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा? अमित सेठ हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आपकी क्या राय रहेगी? जी मैम, SBI कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे इंटैक्ट है। हमने देखा था कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक इसमें स्टेडी अपमूव है। स्टॉक बहुत बढ़िया तरीके से इसने कंसोलिडेशन किया है, लगभग 840, 850 के लेवल में, और कंसिस्टेंटली अपना 10 डेमा मेंटेन किया है। आज के सत्र में स्टॉक ने 862, 863 का हाई बनाया था। ये बात सही है कि क्योंकि मार्केट ने पुल बैक किया है तो थोड़ा सा SBI का लेवल नीचे आ गया, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इट इज हेडेड फॉर लेवल्स ऑफ 900। स्टॉप लॉस यहाँ पे पोजिशनली रखेंगे 835 का। जी हाँ, ये हो गया आपका SBI प्रीव्यू। मीनवाइल एक बार जरा डायरेक्टर साहब इन्फोसिस रखिएगा स्क्रीन पे। इन्फोसिस करीब 1574 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये क्लोज स्थिर है, मतलब कल के हाई के पैरेलली अगर आप देखें अलाइंड है, बट क्योंकि निफ्टी IT डे हाई पर जा रहा है तो मैं थोड़ा सा इन्फोसिस पे, या फिर अमित जी आपके पास ही आऊँगा। आपकी स्कैनिंग आई थिंक इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले क्या कह रही थी? निफ्टी IT जो कि ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हो रहा है, हम कुछ मिड कैप IT की चर्चा कर रहे थे, बट आपका प्रेफर्ड क्या होगा अलॉन्ग विद इन्फोसिस?
जी वीरेन जी, इन्फोसिस के अलावा अगर हम देखें तो परसिस्टेंट इज डूइंग वेल। ये बात सही है कि थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया है। मैंने विप्रो दिया था, विप्रो का स्ट्रक्चर मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। आई थिंक इट कैन इजिली टच 525 530 लार्ज कैप्स में से देखें। तो मेरा चॉइस थोड़ा सा यहाँ पे विप्रो के साथ है। तो विप्रो पर ज्यादा फोकस। परसिस्टेंट इनफैक्ट एक अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर चुका है, अब दूसरे काउंटर्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए अब हमने कुछ ही देर पहले क्रिकेट की बात की, वीकेंड है तो फिल्मों की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर 2898 AD, कल की 2898 AD ये बॉक्स ऑफिस पर आ चुकी है। अमिताभ बच्चन आपको दिखाई देंगे, प्रभास दिखेंगे, दीपिका पादुकोण दिखेंगी। लेकिन क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के लिए कुछ कमाल दिखा सकती है या नहीं? और ख़ासतौर से हाल फिलहाल में कई सारी रिपोर्ट्स आई थी कि ऐसा कुछ खास लाइनअप है ही नहीं कि पीवीआर के रेवेन्यूज या फिर ओवरऑल एनवायरनमेंट इनके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई दे। रिकॉर्ड बनाया ना अब, और सरप्राइजिंगली रिकॉर्ड बनाया पहले दिन 92 करोड़। और हाँ, तो मैं उसी पर फिर पूछने वाली थी कि एक्सपेक्टेशंस तो बहुत कम थी क्योंकि एक सो कॉल्ड रीजनल सिनेमा मानी जा रही थी। करण तुरानी हमारे साथ है लारा के। करण, मामला बदल सकता है क्या? दुनिया भर में 175 करोड़ और भारत में 92 करोड़ पहला दिन का ये नंबर आ चुका है। हाय हर्षदा, गुड आफ्टरनून। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो आई थिंक पहला दिन काफी स्ट्रांग रहा। बट ये जो भी था, ज्यादा ट्रैक्शन हमेशा प्रभास की जो मूवीज होती है ओपनिंग डे पे कलेक्शंस बहुत ही स्ट्रांग होता है। मेरे हिसाब से साउथ की अगर हम बात करें तो रीजनल कलेक्शन में हमको थोड़ा डिप दिखेगा आज के नंबर्स पे। बट उसके बाद कल भी इंप्रूवमेंट आएगी, संडे भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो नेट नेट जो वीकेंड की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से ये पिक्चर में एटलीस्ट 300 से 350 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस डोमेस्टिक देखने को मिलता है अब तक के नंबर्स के हिसाब से। बट इसमें एक ये अच्छी चीज है कि जो हिंदी का ट्रैक्शन है वो भी फिलहाल ठीक ठाक रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन का काफी साइजेबल रोल है ये मूवी में, जो कि हमने सोचा था कि मेजर लीड इसमें प्रभास है, बट अमिताभ बच्चन जी का भी इसमें काफी बड़ा अच्छा रोल है। तो अगर हिंदी में एक्सप्रेशन आती है तो मेरे हिसाब से पीवीआर आइनॉक्स के लिए थोड़ा पॉजिटिव बन सकता है, बिकॉज जो हिंदी सर्किट है वहां पे पीवीआर आइनॉक्स का जो मार्केट शेयर है वो 45% के आसपास है। तो ऑफ कोर्स हिंदी सर्किट 45% का, लेकिन ये साउथ इंडिया में जब मूवी रीजनल लैंग्वेजेस में देखी जाएगी, क्या वो पीवीआर के लिए कुछ और फेयर फॉर्चून, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं लेकिन कुछ फेयर रिटर्न्स नहीं कमा कर देगी क्या? मेरे हिसाब से अगर हम साउथ की बात करें, जैसे कि रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ये सारे लैंग्वेजेस मिला के जो पीवीआर आइनॉक्स का जो मार्केट शेयर है वो मेरे हिसाब से 8 से 10% के आसपास है। तो साउथ में जो मार्केट शेयर है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन साउथ के जो नंबर्स है वो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं ओपनिंग डे के हिसाब से, वीकेंड और लाइफ टाइम के हिसाब से। मेरे हिसाब से ये पिक्चर अगर 550-600 करोड़ भी करती है ग्रॉस लाइफ टाइम पे डोमेस्टिक, उसमें से 70 से 80% जो नंबर्स आपके आएंगे वो साउथ में से ही आएंगे। तो जो बड़ा डेल्टा है वो साउथ में बनेगा। बट अगर हिंदी में ये मूवी अगर 150, 200 या 250 करोड़ के आसपास कर लेती है नेट बॉक्स ऑफिस, तो भी पीवीआर आइनॉक्स को बहुत ही अच्छा डेल्टा आएगा। बिकॉज अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें लास्ट 2 महीने में ऐसे कोई बड़ी पिक्चर है नहीं जो चली है, और आगे चल के भी अगर हम देखें अगस्त और सितंबर में कोई बड़ी हिंदी मूवी अभी तक लाइंड अप है नहीं। 2-3 मूवीज है, जैसे अक्षय कुमार की एक मूवी है सरफिरा, स्त्री 2 है जो राजकुमार राव की फ्रेंचाइज मूवी है। बट जो बड़ा डेल्टा जो हम लास्ट टिकट फिल्म की बात करते हैं वो पुष्पा 2 आने वाली थी Q2 में, वो अब Q3 में पुश हो गई है। तो अगर ये मूवी चल जाती है तो डेफिनेटली थोड़ा उनको रिस्पाइट मिलेगा ऑक्यूपेंसी लेवल पे, थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा Q1 FY25 के नंबर्स पे, और पार्शियल पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा Q2 FY25 के नंबर्स पे। बट करण, ये क्वार्टर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जैसे कि आपने खुद ही कहा, लास्ट 2 महीने में कोई बड़ी मूवी नहीं थी, प्लस DLF, वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्लस IPL, और साथ ही साथ अब T20 वर्ल्ड कप। तो ये क्वार्टर लग कैसा रहा है कंपेयरिंग दिस क्वार्टर, आई थिंक YOY बेसिस एंड ऑन सीक्वेंशियल बेसिस? देखिए, क्वार्टर तो बहुत ही खराब है मेरे हिसाब से। ये क्वार्टर में आई थिंक 20 से 22% की ऑक्यूपेंसी होगी, वो भी इन अ बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि काल्की ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है लास्ट 4 डेज में जो क्लोजिंग ऑफ द क्वार्टर है। तो ये सारा कुछ मिला के आई थिंक 20 से 22% ऑक्यूपेंसी मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। बिकॉज अगर हम ब्रेक इवन की बात करें तो सिनेमा चेन्स का ब्रेक इवन 18 से 19% के आसपास होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से ज्यादा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखेगा ये क्वार्टर में, बिकॉज ये क्वार्टर अच्छा नहीं रहा है। और दूसरी चीज ये हुई है कि ये क्वार्टर में जो भी बड़े टिकट हिंदी फिल्म थी, जैसे बड़े मियां छोटे मियां, चंदू चैंपियन,
और दूसरी जो भी पिक्चरें थी वहां पे ज्यादा ट्रैक्शन नहीं हुआ है। इलेक्शंस के कारण जो बड़े रीजनल फिल्म्स थे वो भी डिले हो रहा है कंसिस्टेंटली, तो वो डिले के वजह से भी आपके जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स है वो लो है। तीसरा, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो राइटर एसोसिएशन स्ट्राइक जो चल रही थी लास्ट ईयर, उसका इम्पैक्ट अभी भी सिनेमा इंडस्ट्री भुगत रही है, और आई थिंक उसकी वजह से इंग्लिश की भी बड़ी पिक्चर अभी फिलहाल नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से जो Q2 का जो क्वार्टर है वो Q1 से बेहतर रहेगा, क्योंकि Q1 का परफॉर्मेंस काफी म्यूटेड था। तो और Q3 जो है वो ब्लॉकबस्टर क्वार्टर होगा, बिकॉज वहां पे हमको इंग्लिश की पिक्चरें दिखेंगी बड़ी, क्योंकि राइटर एसोसिएशन स्ट्राइक का नेगेटिव इम्पैक्ट पूरा चला जाएगा। तो इंग्लिश की जो लाइनअप है वो बहुत स्ट्रांग है। रीजनल के हिसाब से हमको पुष्पा 2 रिलीज होगी, जो बहुत ही बड़ी पिक्चर है, और हिंदी में भी 2-3 बड़े फ्रेंचाइज पिक्चर है जो आने वाली है Q3 में। तो मेरे हिसाब से Q3 का जो क्वार्टर होगा वो ब्लॉकबस्टर होगा, और Q2 थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाएगा Q1 के हिसाब से। ओके, एक बात, जैसे कि आपने कहा करण कि 20 से 22% की ऑक्यूपेंसी, और ऐसे में जो इनके एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज हैं, प्लस क्योंकि फूड्स एंड बेवरेजेस में इन्होंने थोड़ा सा प्राइस कट लिया था, तो वो भी कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स देखिए, जो IPL की बात करें मतलब वो तो है, बट फूड एंड बेवरेज जो आप कह रहे हो बेसिकली, तो उसमें रेवेन्यूज में ज्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं दिखती है, क्योंकि स्पेंड पर हेड जो है आपका वो ऑलरेडी लास्ट से इन्होंने प्राइस हाइक लिया था। दूसरा, प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, मेन्यू इनोवेशन हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो स्पेंड पर हेड है वहां पे कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं है। मेरे हिसाब से स्टेडी इन्फ्लेशन रेट ग्रोथ होगा 6 से 7% के हिसाब से। तो अगर फूड एंड बेवरेज रेवेन्यू का ग्रोथ अगर 15-20% आना है, तो उसके लिए फुटफॉल ग्रोथ आना भी जरूरी है। और अगर ऑक्यूपेंसी लेवल्स म्यूटेड रहेगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल पाएगा। तो एक तो ये फूड एंड बेवरेज पे हो गया। दूसरा, अगर हम एड की बात करें तो मेरे हिसाब से पोस्ट कोविड एरा में जो एक बड़ी चीज रही है कि जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है वो सबड्यूड ही है। उसका कारण एक है कि प्री कोविड टाइम्स पे जो आपकी मूवीज थी, हिंदी मूवीज थी या रीजनल मूवीज थी, वो कंसिस्टेंट बेसिस पे चलती थी। अभी फिल्मों की चलने की कंसिस्टेंसी बहुत ही कम हो गई है, तो जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है एड रेवेन्यू का वो बहुत ही गिर गया है। तो जब तक ये कंसिस्टेंसी वापस नहीं आएगा तब तक आपका एड रेवेन्यू पे पूरा रिवाइवल नहीं आएगा। आज की भी अगर हम बात करें तो पर स्क्रीन बेसिस पे जो एड रेवेन्यू बन रहा है वो 20% कम है प्री कोविड टाइम से। तो जब तक लास्ट टिकट फिल्म्स कंसिस्टेंटली नहीं चलेगी तब तक एड रेवेन्यू पे ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो ये भी एक चीज है कि आपकी लगान रहती रहेगी। तो ये सब ऑक्यूपेंसी का इफेक्ट होता है। अगर ऑक्यूपेंसी रिकवर हो जाएगी प्री कोविड पे तो फूड भी आ जाएगा, एड भी आ जाएगा और मार्जिन भी आ जाएगा। तो फाइनल कॉल PVR पर इस समय 1431 पर ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है, कंसिडरिंग Q1 में आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे रेवेन्यूज में, इफ इट ऑल वो Q3 तक ही पिकअप देखने को मिलेगा। क्या किया जाए स्टॉक में? आपका कॉल क्या है? तो मेरे हिसाब से नियर टर्म परफॉर्मेंस तो काफी सबड्यूड रहेगा। जैसे मैंने कहा Q1 के नंबर्स आएंगे जुलाई में, तो उसमें कुछ पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है। Q2 भी मेरे हिसाब से वॉश आउट ही रहेगा। तो जो बड़ा डेल्टा बनेगा वो जनवरी के जो रिजल्ट्स आएंगे Q3 वहां पे आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो ये स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा। कल के परफॉर्मेंस की वजह से अगर पॉजिटिव सरप्राइज आता है मंडे तक और ये सस्टेन कर पाता है तो मेरे हिसाब से 1500 पार एक बार हो जाएगा। बट मीडियम टर्म बेसिस पे जो अगर हम बात करें FY26 की जो कंटेंट पाइपलाइन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उसके हिसाब से मीडियम टर्म बेसिस पे हमारा बाय रेटिंग है 1900 के टारगेट प्राइस से। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए करण, और डिटेल में बातचीत करने के लिए। तो थोड़ा सा सबड्यूड रह सकता है ये स्टॉक और अशांत है। इनफैक्ट एक महीने में 7% ऊपर है। इस पर एक टेक चेक लेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे आगे। ऑफ कोर्स मार्केट बिग वॉइस में आनंद टंडन हमारा साथ देने वाले हैं और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ओके, चलिए मार्केट में एकदम से फिर एक नॉक आया और शायद 3 PM मूव, सेंसेक्स के एक्सपायरी का थोड़ा सा एक इम्पैक्ट, निफ्टी एकदम से गिरा। और सेंसेक्स लेकर आइए जरा आप, क्योंकि सेंसेक्स में भी वीकली ऑप्शंस, आज तो सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है जून वाली, वो उसमें भी काफ़ी एकदम से बड़ा नॉक आया। वो 79,200 300 की पुट्स देख रहा था मैं, उनमें एकदम से जंप आया इसमें। ये खैर होगा एक्सपायरी वाले दिन। प्लस वैसे भी आज का सेटअप तो बहुत क्लियर था कि आज आपको प्रॉफिट बुक करनी है, क्योंकि एक वन वे रैली के बाद मार्केट बहुत अग्रेसिवली इस समय ओवरबॉट है। पुट कॉल रेशियो हो चाहे FI लॉन्ग एक्सपोजर हो, इसके लिए। चलिए अब आनंद टंडन को जोड़ लेते हैं हमारे साथ और उनसे समझ लेते हैं कि क्या किया जाए इस समय। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। एक वन वे रैली मार्केट में, FI गलत पड़े शॉर्ट साइड पर और अब वो अग्रेसिवली लॉन्ग हो गए हैं। क्या व्यू है इस समय मार्केट को लेकर? क्या ये डोमेस्टिक लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट इसी तरीके से चलती रहेगी?
देखिए अभी तक पिछले 12-18 महीने में जहां तक लिक्विडिटी का सवाल है, आप जैसे कह रहे हैं कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी ही ड्राइव कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ अर्निंग्स ग्रोथ भी ठीक ठाक आई है। तो इस वक्त ये कहना कि सिर्फ लिक्विडिटी है वो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन यहाँ से आगे अगर आप देखें तो वैल्यूएशन जो है काफी स्ट्रेस्ड है। अब उम्मीद यही है कि अगले तिमाही में या उसके बाद शायद एफआईआई का फ्लो ज्यादा आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि अर्निंग्स का जो ग्रोथ है वो काफी थोड़ी सी कम होने की संभावना है, लार्जली बिकॉज मार्जिन जो है वो प्रेशर में आएगा। पिछले साल क्योंकि कमोडिटी के दाम गिर रहे थे तो इसलिए ज्यादातर कंपनियों के मार्जिन बढ़े हुए नजर आ रहे थे, वो इस साल रिवर्स होने की पूरी संभावना है। वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादातर क्षेत्रों में नहीं है, तो इसके कारण मार्केट अभी फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मार्केट की रुझान एक ही ओर है, तो यहाँ से आप ज्यादा बेच भी नहीं सकते, तो आपको बेसिकली अपना एसेट एलोकेशन ठीक रखना है और थोड़ा क्वालिटी की ओर अग्रसर रहना है, क्योंकि अभी तक ज्यादातर जो बढ़त हुई है वो छोटी कंपनियों में हुई है। मेरे हिसाब से वो जो आप इंक्रीमेंटली चेंज करते रहें बड़ी कंपनियों की तरफ, अगर फॉरेन मनी के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं तो वो छोटी कंपनियों में नहीं बड़ी कंपनियों में ही आने वाले हैं। ओके अच्छा आनंद, इन टर्म्स ऑफ बिग स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक क्या फाइनली एक जैसे कहते हैं कि एक बॉटम तो बना यहाँ पर, लेकिन क्या फाइनली अभी स्टॉक तैयार है एक तरीके की लीडरशिप लेने के लिए 3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद? अनुज शायद लीडरशिप ना भी ले, लेकिन ये सेक्टर जो है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग कह रहे थे कि एफआईआई इसका फेवरेट सेक्टर है, इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, और उस वेटेज में अगर आप देखें तो अगर निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा वेटेज जो है एचडीएफसी का होगा, उसके बाद 1-2 और प्राइवेट सेक्टर बैंक और एसबीआई का हो, तो ये सब शेयर्स जो हैं वैसे भी थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से चीप है, ग्रोथ ठीक ठाक आ रही है, भले एचडीएफसी में थोड़ी सी कम, लेकिन बाकी प्राइवेट बैंक्स में वो भी ठीक आ रही है। एचडीएफसी भी अपने को अपना परफॉर्मेंस करेक्ट कर ही लेगा, जिस तरह से उन्होंने अपना ब्रांच एक्सपेंशन किया है वो ऑटोमेटिकली उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस करने वाला है, और शायद अभी नहीं तो 6 महीने बाद आई थिंक उसका भी आपको मार्जिन में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा एनआईएम से। तो ओवरऑल आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेरे हिसाब से ओवरवेट रहने चाहिए इस वक्त, और थोड़ा सा जो इंडस्ट्रियल और डिफेंस में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है, वहां से शायद आप थोड़ा सा पैसा निकाल सकते हैं। क्या टेलीकॉम की बारी आ गई है अब पोजीशंस और बढ़ाने की? आनंद, वो टैरिफ हाइक तो आ ही गया, रिलायंस और भारतीय एयरटेल की तरफ से, अब वोडाफोन आइडिया का इंतजार रहेगा, और आज ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं वो रिलायंस में ज्यादा प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया है। भारती पर आपका व्यू क्या है, और साथ ही ऑफ कोर्स रिलायंस के टेलीकॉम बिजनेस पर भी? आपने जैसे कहा टैरिफ हाइक आ गया है, अब ज्यादातर बढ़त टैरिफ्स की ही आएगी, इंडस्ट्री मैच्योर है। भारतीय जैसी कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 36 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और 1% बढ़त होती है साल की आपकी सब्सक्राइबर्स बेस में, तो आप वॉल्यूम के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, आप उसमें से आप कितना पैसा कमा सकते हैं वो उसके ऊपर निर्भर करता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी। एक अच्छी बात टेलीकॉम में ये भी है कि उसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं है, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद अगर कुछ टैरिफ हाइक आती है तो ज्यादा से ज्यादा उसमें पूरा प्रभाव करीब करीब नीचे बॉटम लाइन में आ जाता है। तो अगर आप 20% ग्रोथ लें तो आप समझ लीजिए 12 से 15 हजार करोड़ का फायदा एबिटा लेवल पे, और शायद उतना ही थोड़ा सा कम उसका नेट लेवल पे आप समझ सकते हैं भारती को आने वाला है हर साल। तो अगर और उस लेवल पे आप फिर से आप बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 कंपनियों की इंडस्ट्री रह गई है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, और सबका मानना यही है कि यहाँ से और बढ़ना चाहिए आपको। तो अगर आप समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन रहेगा, उतने हद तक आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये सब लेके अगर आप देखें जिस तरह का इन्वेस्टमेंट अब निवेश जैसे जा रहा है, जो बिडिंग हुई है वो आपको 1 साल में ही रिकवरी आ रही है बिडिंग की, जो आपने एयरवेज के लिए किया है भारतीय जैसी कंपनी के लिए। तो यहाँ से आप प्रॉफिट ग्रोथ समझिए, वॉल्यूम जितना टॉप लाइन है उसके हिसाब से बॉटम लाइन ग्रोथ आएगा। इस वक्त सेक्टर जो है पीई के भले हिसाब से एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक यहाँ पे ग्रोथ बिना कोई डाउट के आने वाली है, और देयरफॉर यहाँ पर आपको ओवरवेट ही रहना चाहिए। भारतीय ऑलरेडी काफी बढ़ा हुआ है, रिलायंस ज्यादा चला नहीं था, सो इसके हिसाब से आई थिंक रिलायंस में काफी सारे ट्रिगर्स हैं इस वक्त। सर कल की घटना पे आई मीन जो अल्ट्राटेक सीमेंट ने वो चंक एक ब्लॉक पिक किया इंडियन सीमेंट्स में, उसको आपने कैसे रीड किया? अब
ये फाइनली अगर आप देखें ये पूरा का पूरा चंक लेंगे पूरी कंपनी को, या फिर ये एक सिर्फ ब्लॉक इन्होंने एक चंक ब्लॉक किया है? आपकी सोच क्या है, रीडिंग क्या करिए आपके सर? सीमेंट में अभी तक साउथ में आप मार्जिन बढ़ा नहीं पा रहे थे, और वहां पे आप देखेंगे तो इंडिया सीमेंट का जो रियलाइजेशन है एबिटा पर टन वो सबसे करीब करीब सारी कंपनियों में सबसे लोएस्ट होगा। जहां तक सीमेंट का सवाल है, ऑब्वियसली सबकी उम्मीद यही है कि वो सबसे बड़े कि वो कंसोलिडेट करें इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री क्योंकि रीजनल है, आपको लोकल लेवल पर कंसोलिडेशन देखना पड़ेगा। तो अब हालत ये हो गई है कि टॉप 3 प्लेयर्स हर सेक्टर में, हर सेगमेंट ऑफ द मार्केट में, भले वो साउथ, नॉर्थ वेस्ट, जो भी आप एरिया लें, वहां पर टॉप 3 प्लेयर्स अब 70% से ऊपर उनका मार्केट में पोजीशन बन चुकी है। तो वो भी टेलीकॉम जैसी ही संभावना आ रही है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है कि वहां पर कैपेसिटी एक्सपेंशन भी जो है वो काफी तेज हो रहा है। अब एक ही चीज वहां पर रोकती है, वो है लाइमस्टोन अवेलेबिलिटी। तो इस वक्त मेरी रीडिंग तो यही है कि सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अपना लाइमस्टोन कैपेसिटी को ब्लॉक करने की कोशिश में है, ताकि वो उसको उस बाद में फायदा ले सके। अगले 1-2 साल में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा संभावना रहेगी आपको एबिटा बढ़ाने की, लेकिन जैसे जैसे कंसोलिडेशन प्रोग्रेस करेगा, और अगर स्पेशली अगर कंपटीशन कमीशन ने उसको कोई रोका नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि सीमेंट के दाम काफी बढ़ सकते हैं। राइट। आनंद जी एक बार होल्ड करिए जरा। एक आपके पास वापस आ रहे हैं 2 मिनट में। कल ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे, कल एक्चुअली मतलब 1 तारीख से। तो पहले एक बार यतिन के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो जून का महीना थोड़ा स्लो रहेगा 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए। सम सुधार आपको दिखेगा आपको ट्रैक्टर सेगमेंट में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, लेकिन क्लियरली शुरू अगर हम करें 4 व्हीलर स्पेस से, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की ऑटो बिक्री में लगभग साल दर साल बेसिस पे 15% तक का उछाल आना चाहिए। और ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करें तो महिंद्रा में आपको ये भी देखने मिल रहा है कि काफ़ी शानदार रही है ग्रोथ एक्सयूवी और दूसरे नए मॉडल्स के चलते। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ लगभग फ्लैट ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी। बेस बड़ा है और शायद इसीलिए आपको 1 से 2% का डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। मारुति सुजुकी अगर हम देखें तो क्लियरली यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 6% का डिक्लाइन आपको आता हुआ दिखेगा। जून की सेल्स लगभग 1,61,000 के आसपास आती हुई नज़र पड़ेगी 159 के सामने। तो यहाँ साल दर साल बेसिस पे आपको लगभग फ्लैटिश ग्रोथ देखने को मिलेगा। कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो आइशर मोटर्स के सीवीज में 6% की ग्रोथ, टाटा मोटर्स की सीवी ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट रहनी चाहिए, और अशोक लेलैंड की जो बिक्री है लगभग 15,700 यूनिट्स की रहनी चाहिए, जो एक साल दर साल बेसिस पे 3% की ग्रोथ दर्शाती है। 2 व्हीलर स्पेस की बात करें तो बजाज ऑटो बिल्कुल फ्लैट नंबर रहेगा। एक्सपोर्ट्स में थोड़ा स्लगिश डिमांड है, उसके चलते ओवरऑल नंबर्स आपको थोड़ा फ्लैट दिखेगा। टीवीएस मोटर्स लगभग 10% की ग्रोथ आपको दिखेगी। स्कूटर सेगमेंट में अच्छी पिकअप है, नए मॉडल्स में अच्छा पिकअप है तो अच्छी ग्रोथ रहेगी। हालांकि रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटोकॉर्प दोनों ही रूरल डिमांड में लैग के चलते यहाँ डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। 12% का डिक्लाइन रॉयल एनफील्ड सेल्स में और 3% का डिक्लाइन हीरो मोटो की सेल्स में। और एम ट्रैक्टर और एस्कॉर्ट्स की बात करें तो यहाँ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलना चाहिए साल दर साल बेसिस पे। बेस बड़े हैं तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए ट्रैक्टर सेल्स में। ओके, चलिए ये बात हो गई ऑटो सेल्स की। यतिन फटाफट ये बता दीजिए डीलिंग रूम्स में कौन से 2 स्टॉक रेडार पर? 2 स्टॉक्स में सबसे पहले अगर हम बात करें हेवेल्स, यहाँ एसटीबीटी के डीलर सलाह दे रहे हैं। एफआई डेस्क पे एक बड़े ब्लॉक डील की बात हो रही है जिसके चलते मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। और डीलर्स की अगर आप बात करें तो लोअर साइड पे 1790-1800 तक के टारगेट्स यहाँ आ सकते हैं ब्लॉक डील के चलते। तो थोड़ा बहुत यहाँ स्पेकुलेशन इसको लेके चल रहा है। और टीसीएस अगले हफ्ते आईटी स्टॉक्स का होना चाहिए ऐसा डीलर्स का मानना है। टीसीएस पे पोजिशनल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं डोमेस्टिक फंड्स। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो रिजल्ट्स के पहले डीलर्स को लगता है कि 4000 से लेकर 4050 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, 4000 से 4050 रिजल्ट से पहले पॉसिबल है। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद, मैं थोड़ा आपको होल्ड किया इसीलिए कि मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था आपसे, अब इस समय लार्ज कैप आईटी में खासतौर से टीसीएस जैसे स्टॉक के साथ क्या किया जाए? पोजीशनिंग कम है, ज्यादातर लोगों के पास बहुत ज्यादा आईटी है नहीं, तो इसीलिए शायद यहाँ से आपको थोड़ी सी उछाल मिल सकता है। लेकिन बिजनेस अभी भी काफी मंदी में है, ग्रोथ का कोई बहुत ज्यादा संभावना नजर नहीं आ रही है नियर टर्म। और वैल्यूएशंस जो हैं वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से जैसे पुरानी ग्रोथ आती थी वैसे ही बरकरार रहेगी। तो अगर आपका अर्ली टीन्स मैक्सिमम ग्रोथ आपको दिख रही है और 28-29 टाइम पीई है,
तो कोई बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे या खुश होने की बात मुझे नजर नहीं आती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ज्यादातर फंड्स जो हैं या पूरी पोर्टफोलियो जो है अंडरवेट है इस वक्त, इसलिए गिरावट की भी संभावना कमी रही। एक आखिरी सवाल, ऑटोज में कोई प्रेफर्ड पिक इस समय इन लेवल्स पर? देखिए, ज्यादा चेंज करके कोई फायदा नहीं होता है पोर्टफोलियो। मेरे हिसाब से इन्फोसिस जैसी कंपनी को अगर आप लेके रखें, अगर आपको आईटी का स्टॉक रखना ही है, लेकिन अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कुछ नेक्स्ट लेवल की कंपनियां जो हैं वो शायद आपको बड़ी बेटर ग्रोथ दिखा रही होंगी, लेकिन वहां पर भी अगर आप देखें तो ज्यादातर बहुत एक्सपेंसिव है। आप कोई भी इंटरनेशनल कंपैरिजन से करके देखिए, ग्रोथ रेट वहां पे आपको ज्यादा दिखेगी और यहाँ पे इंडिया में कम, और वैल्यूएशन वहां पे कम दिखेंगे और यहाँ पे ज्यादा। आईटी जनरली क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है, बिजनेस है, मेरे हिसाब से इंडिया से कंपेयर करना ही मुनासिब नहीं है। जी आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब एक काम करते हैं, आप मंडे की तैयारी करेंगे। BTST ट्रेड्स, बाय टुडे सेल ऑन मंडे, या फिर सेल टुडे बाय ऑन मंडे। गाबा सर, क्या कैरी करेंगे आप? वेल, कैरी करने के लायक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, बढ़िया सेटअप है। ट्रेड कर रहा है 3205 पर, स्टॉप लगा दिए 3150, अराउंड 50 रुपए का। टारगेट करीब 3300 के नजर आते हैं। यस, गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक तेजी का ट्रेड। रचना जी बताइए, आप क्या करेंगी? जी, मैं VDL को लॉन्ग करूंगी और 450 पे एसएल लगाऊंगी जुलाई फ्यूचर्स पे, और 470 एंड 75 के टारगेट्स रखूंगी। ओके वेदांता, 450 to 95 पे लॉन्ग। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, GNFC पे खरीदारी करेंगे। डेली चार्ट पे रिवर्सल है। 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, 20 10 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो GNFC के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 702 रुपए 702 के स्टॉप लॉस है, 735 735 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके कविता जी, आपका ट्रेड BTST? या जी, सो मदरसन सुमी को लेकर जाएंगे। 75 के लेवल पर है, मुझे लगता है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 77 78 आप मदरसन सुमी को लेकर जा सकते हैं। 74 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो मदरसन में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैम, मैं डिफेंसिव के साथ जाऊंगा, ब्रिटानिया के साथ। ब्रिटानिया का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। यहाँ पे स्टॉक ने 1 से 2 दिन पहले 10 और 20 डेमा पे रेस्ट किया था और वापस अपने 10 डेमा के ऊपर ब्यूटीफुली बाहर निकल रहा है। 5400 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 5600 के। ओके, ब्रिटानिया 5472 पे आपका बाय कॉल। सोनी जी, आप क्या पिक करेंगे आज के लिए? वीरेंद्र जी, मेरा यहाँ पे STBT का ट्रेड रहेगा। HDFC AMC सेल करने की सलाह यहाँ पे। फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। करंट प्राइस 4020 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 4070, टारगेट है 3960 3940 का। HDFC AMC सेल। अच्छा, HDFC AMC आप सेल कर रही हैं। ये इस वीक का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला काउंटर था, लेकिन अब बैकफुट पे आ गया। अब इंडेक्स स्क्रीन पे लेके आइए आपके, और निफ्टी @23989 और निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पे @52266, 550 नीचे। अनुज, इंडेक्स पे अप्रोच और मंडे के लिए अप्रोच करेगी? देखिए वीरू, एक चीज़ बहुत क्लियर है। आज सुबह की जो अप्रोच थी उसने काम किया कि प्रॉफिट बुक करिए 24,150 पर। पहली बार हफ्ते में हम जो अब तक का ट्रेंड है उसके उलट कर रहे हैं। अब तक क्या ट्रेंड था? पहले 15 मिनट में डे लो बन रहा था और हम डे हाई पर बंद हो रहे थे। आज क्या हुआ है? आज पहले 15 मिनट में हाई बनाए और हम डे लो पर बंद हो रहे हैं। ये इन चीज़ों में कुछ मैसेज छुपा होता है मार्केट का। न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाए मार्केट इस समय मार्केट में। शॉर्ट के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन निफ्टी की करंट स्विंग अब पूरी हो चुकी है। इसमें बस एक चीज़ हो जाएगी, आज अभी भी हमने जो लो बनाया वो कल के लो से काफ़ी ऊपर है। कल का लो 23,800 समथिंग था, आज 23,985 है। तो उस हिसाब से लो तो बेटर है, लेकिन मंडे को अब आज का लो ब्रीच हो सकता है, क्योंकि आज हम लो पे बंद हो रहे हैं। तो इसके लिए मंडे को अगर हल्का सा भी गैप डाउन हो गया तो आज का लो ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए ये एक स्विंग पूरी हो चुकी है। इस हफ्ते आपने अच्छा पैसा बनाया, उसको एंजॉय करिए। दोबारा एंट्री करने के लिए अब मार्केट में थोड़े सिग्निफिकेंट डिप की ज़रूरत है। बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा कि 500 से 1000 पॉइंट की डिप की ज़रूरत है। निफ्टी में एंट्री के लिए 200 से 250 पॉइंट की डिप की ज़रूरत है। 23,800 850 के करीब मिल जाएगा निफ्टी। 51,500 51,600 के करीब मिल जाए बैंक निफ्टी, तो वापस एक एंट्री बनेगी। अदरवाइज जिस तरीके की FII की लॉन्ग पोजिशनिंग है और जिस तरीके का पुट कॉल रेशो है, मार्केट इतनी आसानी से अब ये जो
अब जो लोग चेज कर रहे हैं ना इस मार्केट को हाईएस्ट लेवल पे, जो एकदम शुरू में शॉर्ट थे, अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो आगे लॉन्ग हो गए, या फिर जो पुट राइटिंग आप इस लेवल पर अगर आप आगे कर रहे हैं तो मार्केट इतनी जल्दी से आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा, तो थोड़ा सा मार्केट आपको तंग करेगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि करेक्शन कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद अप ट्रेंड रिज्यूम होगा, लेकिन ये स्विंग पूरी हो चुकी है और कोई पोजीशन घर लेके जाने की जरूरत नहीं है। मैच देखिए, आराम से एंजॉय करिए और मंडे को आके फ्रेश पोजीशन लीजिए। जय, और ईश्वर करे जब मंडे को लौट के आए तो कप हमारे हाथ में हो। स्ट्रेटजी में ये भी जोड़ देते हैं। तो इंडस्ट्रीज पे आपने व्यू समझ लिया और निफ्टी बैंक पे। अब एक काम करते हैं, जरा आपको मार्केट ब्रेथ दिखाता हूँ। मार्केट ब्रेथ कैसी है? मार्केट ब्रेथ के लिहाज से दिन अगर आप देखें तो आज कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग का रहा निफ्टी बैंक के लिए। लॉन्ग आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें मात्र 76 में था, शॉर्ट कवरिंग 21 में, शॉर्ट लगभग 77 में, लॉन्ग अनवाइंडिंग 7 में। आइए देखते हैं 76 के लॉन्ग्स थे कहाँ पर थे, और इस बीच GNFC, बाटा, परसिस्टेंट मिड कैप आईडी में, महानगर गैस, अपोलो टायर्स स्ट्रॉन्ग मूव दिया, अच्छे रिवर्स के साथ ये सीरीज में आया था और बड़ा मूव यहाँ पर। उसके बाद जरा आप शॉर्ट कवरिंग वाले स्विंग को देखिए, मतलब शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे थी, किन किन काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग स्विंग आया। इस क्रम में इप्का लैब्स, पेट्रोनेट LNG, रिलायंस पे भी आज शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी खासी थी, ONGC, टाटा मोटर्स, और ये कुछ 4-5 काउंटर्स थे। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में आए तो शॉर्ट बिल्डअप, वोडाफोन आइडिया में आज सीरीज़ के पहले दिन ऑलमोस्ट 1910 की ट्रैजेक्टरी में, 1850 की ट्रैजेक्टरी में शॉर्ट्स बने। पॉलीकैब इम्पैक्ट था लिक्विडेशन का, बाकी PVR, आइनॉक्स, क्रॉम्पटन, GMR एयरपोर्ट्स में आप देखें आज काफ़ी सेलिंग थी। शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ यहाँ पे, और लॉन्ग अनवाइंडिंग में वोल्टास, मन्नापुरम फाइनेंस, HDFC AMC, एस्ट्रल, PI इंडस्ट्रीज, ये कुछ काउंटर्स जो कि आज कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग के दौर में गए। एक दो स्टॉक्स और मार्क करता हूँ यहाँ पे जो कि आज एक मतलब बड़ा मूव देखे जा रहे हैं। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते डॉक्टर एडीज, आई थिंक न्यूज़ फ्लो के मुताबिक आई थिंक निगेटिव रिएक्शन आना चाहिए था, और हाउस व्यूज भी नेगेटिव थे, लेकिन प्राइस एक्शन डिफरेंट था, ऑलमोस्ट 63.78। दैट मीन्स ये अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर के आसपास जाने की कोशिश करता हुआ, और एक स्टॉक जिस पर आई थिंक बाजार की टर्बुलेंस का कोई रत्ते भर इम्पैक्ट नहीं है, और वो 12,050 पे आज अपने करियर के हाई पे क्लोज हो रहा है, दैट्स डिक्सन। क्या मूव दिया इस स्टॉक ने, और 12,050 पे अपने करियर हाई पे क्लोज होता हुआ। हर्षदा। ओके, मीनवाइल मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में वैट घटाया गया पेट्रोल और डीजल के लिए। पेट्रोल 65 पैसे सस्ता हो रहा है हर्षदा, और डीजल 2 रुपये सस्ता हो रहा है, और मैं तो डीजल की गाड़ी यूज़ करता हूँ, तो मेरे को तो एक बड़ा पाव खाने के पैसे एक्स्ट्रा आ गए। 2 रुपये 2 रुपये एक्स्ट्रा, 2 रुपये एक्स्ट्रा। आप सरप्राइज है सिर्फ मुंबई रीजन के लिए क्यों रखा गया और पूरे महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं, स्पेशली जब आप एक इलेक्शन में उतर रहे हैं 5 महीनों में? पता नहीं, सरप्राइजिंग है कि अगर ये कुछ शहरों के लिए हुआ है या सबके लिए हुआ है, लेकिन जो स्टेटमेंट थी वो 65 पैसे पेट्रोल पर और 2 रुपये पर लीटर डीजल पर प्राइस कट हुआ है। और टैक्स ऑन डीजल करीब 24 से 21 मुंबई रीजन के लिए, तो इफेक्टिवली वो 2 रुपये, वो गणित वहीं पर आ रहा है। यहाँ पर शायद कुछ और डिटेल आना चाहिए। ये गलत है प्लीज। डीजल 65 पैसे है, पेट्रोल 65 पैसे और डीजल 2 रुपये है। ये इसको हटाइए प्लीज, इसको प्लीज हटा दीजिए। गलत इन्फॉर्मेशन डालने से अच्छा है कि ना डालें। वैट दोनों पर घटा है, और पेट्रोल का प्राइस जो है वो 65 पैसे पर लीटर कम हो रहा है, और डीजल का प्राइस 2 रुपये पर लीटर कम हो रहा है। बैन का अपडेट ले लेते हैं एक बार मीनवाइल। 2 स्टॉक्स पहले दिन ही बैन में जाने को तैयार हैं, इंडिया सीमेंट और इंडस टावर। इंडिया सीमेंट 133% और इंडस टावर 98% पोजीशनिंग यहाँ पर हो चुकी है। चलिए, इसी के साथ आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 का भी अपडेट आपके लेकर आएंगे। ये हफ्ता इंटरेस्टिंग था, 5 दिन कारोबार देखने को मिला, और हर रोज़ हम रिकॉर्ड हाइस की बात कर रहे थे निफ्टी बैंक पर, और आज मिड कैप में वो देखने को मिला। तो अमित एकदम फॉर्म में थे, 10% के रिटर्न्स इनके बने, लेकिन रुचित और हरीश ने लो से एक अच्छी खासी रिकवरी ज़रूर की। थोड़ा सा टफ हफ्ता रहा क्योंकि उनके ट्रेड्स बैठे नहीं, या फिर टाइमली वो एग्जिट नहीं कर पाए या प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। लेकिन अमित के परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते। एक तो बेयर क्रॉप साइंसेस करीब 4.5% के गेंस बनाता हुआ दिखाई दिया। CSE में 3% के रिटर्न्स बने। GMR एयरपोर्ट इनके टॉप पिक्स में था, जहां पर 3% की कमाई हुई। अशोक लेलैंड, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस जैसे ट्रेड्स एकदम टाइमली पिक किए गए वो ट्रेड्स हैं।
और अमित हमेशा की तरह एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने में कामयाब। अमित, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस पूरे हफ्ते हम बातचीत कर भी रहे थे कि देखिए अब यहाँ से 23,800 फिर 24,000 की तरफ मार्केट बढ़ेगा, उन लेवल्स पर आ तो गया है। आज ऊपरी लेवल से कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली, अगले हफ्ते के लिए क्या रुझान रहेगा? जी थैंक यू हर्षिता मैम। मैम अगर देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, बट हमने 4 दिनों से बैक टू बैक निफ्टी में एक बुलिश कैंडल्स देखी हैं। तो एक यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट एक्सटेंडेड हो गया अपने 10 डेमा से, तो एक पुल बैक डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। अगर पुल बैक आता है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है, तो मेरे हिसाब से एक डिप की वेट करें, देयर रिस्क रिवॉर्ड विल बी फेवरेबल। और सेक्टर्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है अगले हफ्ते अगर प्राइवेट बैंक्स और निफ्टी आईटी पे हमें फोकस करना चाहिए, वहां पे हमें एक अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है। ओके, कोई ऐसा खास ट्रेड जो आपने इस हफ्ते आइडेंटिफाई किया हो जहां पर पोजीशन अगले हफ्ते के लिए कैरी करें या फिर ऐड की जा सकती है? जी मैम, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स फॉर दिस वीक इज एसबीआई। अगर एसबीआई का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है एसबीआई इज हेडिंग फॉर द लेवल्स ऑफ 900। तो थोड़ा सा मंडे अगर मार्केट में जब भी स्टेबिलिटी आती है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से थोड़ा आउट परफॉर्म करना शुरू करेगा। ओके, तो एसबीआई पर नजरें, ये अगले हफ्ते एक ट्रेड रहेगा जो कैरी करना चाहिए। एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, और ऑफ कोर्स जब बाकी वीक्स में विजेताओं के बीच मुकाबला रहेगा तो अमित फिर उसमें फिर पार्टिसिपेट करेंगे। ये हफ्ता वैसे इनके लिए बढ़िया हफ्ता साबित हुआ है। अच्छा, जाते जाते निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पूरे हफ्ते की जो भी एक्साइटमेंट थी वो पूरा पचाकर जा रहा है। आपको दिखेगा ये करीब 487 पॉइंट नीचे। HDFC बैंक एक आउटलायर था, 1700 के ऊपर काफ़ी समय इसने बताया और अब मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन अगर आप बाकी एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखा दीजिएगा निफ्टी बैंक के क्लोजिंग से ठीक पहले कि कहां पर एक्शन आया है, और बिकवाली का एक्सिस ICICI बैंक के कुछ ट्रेड्स थे जहां पर हमने देखा है आज कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी। और वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रेशर देखिए ICICI बैंक बाय द एंड ऑफ इट करीब 35 पॉइंट नीचे, HDFC और साथ ही एक्सिस, ये निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं और बैंकों ने इनफैक्ट ड्रैग किया ऊपरी लेवल से। ड्रैग किया है हर्षदा। और देखिए बैंक निफ्टी बहुत क्लियर है। बैंक निफ्टी में कल से एक व्यू लिया गया था कि अब बैंक निफ्टी हो चुका, जो ये स्विंग थी पूरी हो चुकी है, अब बैंक निफ्टी पे प्रॉफिट बुक करिए। आज सुबह भी मैंने एक वार्न किया था कि बैंक निफ्टी पे सिग्निफिकेंट करेक्शन की ज़रूरत है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हम 500 पॉइंट दूर हैं, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हम 1000 पॉइंट दूर हैं। अब ये इंडेक्स जो है एक बार के लिए आपको 51,500 से 51,800 का लेवल दिखाए तभी बाय करिए। निफ्टी पर भी अब मेरा व्यू ये है कि ये वाली स्विंग पूरी हो चुकी है, अपने आराम से न्यूट्रल होकर घर जाएं और एक एंजॉय करें वीकेंड को। 23,800 अगर आपको मिले, 23,800, 23,850 अगर ऐसी फैंसी डिप मिल जाए आपको, और मिल भी सकती है क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। और ये जो FI की पोजीशनिंग है ना, जो 82% लॉन्ग है, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है, ये थोड़े कम हो जाए उसके बाद बाय बनता है, इन लेवल्स पे बाय नहीं बनता है। ये सीरीज़ चेंज होने से ना बहुत कुछ चीज़ चेंज होती हैं। सीरीज़ चेंज होने पर हमेशा ध्यान रखें। अगर आज का लो टूटा मंडे को और सिग्निफिकेंटली टूटा तो मैं थोड़ा नेगेटिव भी हो जाऊंगा मार्केट के ऊपर, क्योंकि ये मार्केट उस तरीके का है जिस तरीके की यहाँ पर FI की एग्रेसिव पोजिशनिंग है। इस लेवल के शॉर्ट लॉन्ग्स पे पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनता है जब शॉर्ट होते हैं लोग, तब पैसा बनता है। जब वो इतने इंस्टीट्यूशन इतने लॉन्ग हैं, हार्डली पैसा बनता है उस केस में। ओके चलिए, तो ये थी इंडेक्स पे। अगर आप देखें थोड़ी और एडिट कमेंट्री, और निफ्टी का क्लोज आ रहा है करीब 39 अंक नीचे 24,005 पे। और जाते जाते आज का अगर आप देखें जो एक्सचेंज ऑफ द डे था पॉलीकैब 6751 पे। हालांकि न्यूज़ का इम्पैक्ट है, आई थिंक एग्जिट का इम्पैक्ट है, बट एट 6750 फर्स्ट टाइम पोस्ट आई थिंक 19 मार्च ये एक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल के नीचे बंद होता हुआ। और अगर आप देखें जो प्रेशर पॉइंट्स में थे, कुछ देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, GMR एयरपोर्ट्स एट 10 डे 9685 पे डे लो के आसपास क्लोज होता हुआ। PVR पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ, और PVR ने आज अपना एक क्लासिकल जिसे कहते हैं 200 डे एक्सपोनेंशियल रिवर्सल आज गया उस ट्रैजेक्टरी में, गया 200 डेमा के आसपास 10 जनवरी 2024 के बाद पहली बार, बट रिवर्स हो गया 42 रुपये नीचे। आपने भी हमारे विशेषज्ञ को सुना भी था, बहुत ऑप्टिमिस्टिक इस क्वार्टर को लेकर नहीं थे वो, तो इसलिए नेगेटिव कमेंट्री भी थी। 1426 पे डीलो की तरफ हो जाता हुआ। अब एक काम करते हैं, चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए बड़ी वॉल पे। हर्षदा, ओवर टू यू। हाँ जी हाँ वीरू, पे एक
तगड़ा हफ्ता रहा है जहां पर हमने 24,000 के लेवल्स और आज सुबह में 24,174 तक की लेवल्स भी हासिल किए हैं और 24,000 के जादुई आंकड़े के ऊपर ट्रेड करते हुए, और उम्मीद यही बन रही है कि इस जुलाई सीरीज में हम शायद 24,400 500 की तरफ बढ़ते दिखाई दें। बहरहाल आज का क्लोज इस अच्छे हफ्ते में हल्की सी सॉफ्टर साइड पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 36 अंक नीचे निफ्टी बैंक आप देखिएगा यहाँ पर प्रेशर ज्यादा बना है, लगभग 490 अंकों की गिरावट पर निफ्टी बैंक आकर टिकता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वैसे आप गौर करिएगा पूरे दिन पॉजिटिव रहा क्योंकि मिड कैप्स फॉर्म में थे। मिड कैप इंडेक्स करीब 300.2 पर आज के दिन जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिया। अब आपके लिए लेकर आते हैं ओवरऑल सेक्टोरल स्थिति क्या बनी है। निफ्टी आईटी बीच में चला जरूर, लेकिन आज का दिन शांत था, सिर्फ 25 पॉइंट की ही बढ़त देखने को मिली है। तो चला क्या आज के दिन, एक तो फार्मा कंपनियां, लुपिन का हम जिक्र सुबह से कर रहे थे, 220 अंकों का इजाफा इधर बनता दिखाई दिया है। फिर दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस, और ऑयल एंड गैस क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी में सबसे ज्यादा तेजी रही और बाकी सब इंडाइसेस थोड़े से फ्लैट ही हैं। एफएमसीजी हल्की बढ़त दिखा रहा है, मेटल, आईटी मामूली बढ़त दिखाते हुए। बैंकों में हमने ये देखा है कि निजी बैंक करेक्ट हुए हैं, लेकिन आज सरकारी बैंकों में एसबीआई का दिन था जो पॉजिटिव टेरिटरी में था। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, किस तरह का क्लोज बनता दिखाई दे रहा है। अब आप देखिएगा डॉक्टर रेड्डीज 3% ऊपर, रिलायंस दिन भर 3% के ऊपर था, क्लोज होते होते ये 3129 यानी कि 2.25% के गेंस दिखा रहा है। ओएनजीसी में 2.5% का इजाफा, हीरो मोटोकॉर्प हम डिस्कस कर भी रहे थे, करीब 2% का इजाफा। टाटा मोटर्स पर सोनी का एक कॉल था, 1.5% के गेंस, और यहाँ डीवीज, ग्रासिम, कोल इंडिया, एशियन पेंट जैसे ट्रेड्स तेजी में रहे हैं। ऑटो कंपनियां अब थोड़ी सी रेडार पर आएंगी, जून बिक्री के आंकड़े मंडे से आना शुरू होंगे, उसके बाद देखते हैं क्या बड़ा ट्रेड बनता है। और बैंकों में, सभी बैंकों में मुनाफा वसूली थी, बारिंग आपका एसबीआई आधे % ऊपर रहा है। तो इंडसइंड बैंक करेक्ट करता हुआ, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और कोटक, इन सब में हमने देखा है दबाव 1 से 1.5% तक का। आयशर टॉप लूजर उभर कर आ रहा है आज के क्लोज पर, और आईटी काउंटर्स लार्जली फ्लैट है। ये है आपके लिए क्लोज। हफ्ता इंटरेस्टिंग था, जोरदार था रादर, लेकिन आज की क्लोज फ्राइडे आते आते थोड़ी सी स्टीम फिजल आउट हुई है, लोगों ने मुनाफा बुक किया है, और ये है पहला सेशन जुलाई सीरीज का। ओवर द वीक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं परफॉर्मर्स, और निफ्टी का चार्ट भी हो सके तो दिखाइएगा कि ओवर द वीक क्या स्थिति बनती दिखाई दी है, उसमें समझ में आएगा कि इवेंचुअली क्या एक्शन बना, क्योंकि 24,000 पर हम वो क्लोज दिखाने में कामयाब ज़रूर रहे हैं। इस हफ्ते बढ़ने वाले शहरों में ग्रासिम, अल्ट्राटेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और डॉक्टर रेड्डीज जैसे शहर थे। सबसे ज़्यादा एक्शन यहीं पर देखने को मिला है, बड़ा प्राइस मूवमेंट इधर ही आया है। लूजिंग एंड पर सिप्ला, इंडसइंड बैंक, आयशर मोटर्स और टाटा स्टील, तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर सबसे ज़्यादा बिकवाली निफ्टी में देखने को मिली। मिड कैप में क्या हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर। इंडिया सीमेंट, वो कल की डील पर हमने देखा है 27% की तेज़ी एक ही दिन में बनी। बॉम्बे बर्मा, वॉकहार्ट, अमर राजा ये दूसरे गेनर्स रहे हैं आज के ट्रेड के। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो लूजिंग एंड पर स्वान एनर्जी, मोतीलाल, आरसीएफ, डेल्टा कॉर्प जैसे काउंटर्स रहे। फर्टिलाइजर कंपनियों में उम्मीद थी कि तेज़ी आएगी, लेकिन हफ्ता क्लोज होते होते ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अब पिछले फ्राइडे हम वो एक्सपेक्टेशन लेकर गए थे कि यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की तरफ से कुछ एक्शन आ सकता है, वो मामला टल गया, इसीलिए करेक्शन देखने को मिला। तो ये हफ्ते की चाल है, नियरली 2% का इजाफा। हम 23,500 के लो से आप देखिएगा 24,000 के ऊपर का क्लोज दिखाने में कामयाब रहे हैं। सीधा सौदा का भी अपडेट आपकी स्क्रीन पर फटाफट से हम लेकर आएंगे। आशीष नीरज के बीच का मुकाबला, और ये देखिए तस्वीर। नीरज के आउट परफॉर्मर्स में एक तो CDSL, JSW इंफ्रा, इंडस टावर, और मंदी में इन्होंने एवेन्यू सुपरमार्ट रखा, तो वहां पर करेक्शन दिखा गया। अब लेकर आइए आप आशीष का परफॉर्मेंस। तो स्टायरेनिक्स परफॉर्मेंस, ये इनियोस स्टायरोल्यूशन नाम की कंपनी है बाय द वे, उसका नया नाम आपकी स्क्रीन पर है। वॉकहार्ट, CSB बैंक और पॉलीकैब ये आउट परफॉर्मर्स थे, तेजी और मंदी दोनों तरफ की। जी हाँ, तो जुलाई की सीरीज़ का अगर आप देखें, जो प्रारंभ हुआ वो छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ था, लेकिन ये अंत था हफ्ते का जो बेहद शानदार था। ये अंत था उस महीने का जो अब तक बेहद शानदार रहा। अगर आप कंपेयर करें जून के लो से 21,281 से लगभग 24,160 तक का सफ़र अद्भुत था जून की सीरीज़ का ये सफ़र। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर मंडे एज वेल, और मैं
इसलिए कह रहा हूँ कि ईश्वर करे, ईश्वर यही करे, कामना यही है, और कि जब हम सोमवार को लौटे तो भारतीय टीम के हाथ में, मैन इन ब्लू के हाथ में वर्ल्ड कप हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। आपसे अगली मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल में और मुनाफे की तैयारी में सोमवार के समय। नमस्कार। नमस्कार।